तो हम लोग का टॉपिक यहां तक हो गया था। आज करना है हम लोगों को बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। अब बायोलॉजिकल इवोल्यूशन क्या होता है? इवोल्यूशन का मैकेनिज्म क्या था, पहले ये बताइए। इवोल्यूशन का मैकेनिज्म क्या था? नेचुरल सिलेक्शन। इवोल्यूशन का मैकेनिज्म था नेचुरल सिलेक्शन। ठीक, तो क्या लिखा है? इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन इज ट्रू सेंस would have started when cellular form of life with different metabolic capacity originated on the earth। मतलब क्या बोला गया? इवोल्यूशन जो होता है वो नेचुरल सिलेक्शन द्वारा होता है। आपने देखा था कि एक कोई भी मेटाबॉलिक कैप्सूल, जो मेटाबॉलिक कैप्सूल था जो पहली बार बना, उससे कैसे लाइफ के फॉर्म्स बन गए, इसी को बोलते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का क्या मतलब है? एक सेल से जो आज मल्टी सेलुलर एनिमल्स बन गए, उनमें जो भी चेंज हुआ है उसी को बोलते हैं इवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन। जो डार्विन का निचोड़ है, डार्विन की थ्योरी का निचोड़ क्या है? कि इवोल्यूशन होता है नेचुरल सिलेक्शन द्वारा। लेकिन जो रेट होता है, रेट उसके बनने की दर, इवोल्यूशन का रेट जो होता है ना, वो किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड करता है पहला लाइफ साइकिल पर, दूसरा लाइफ स्पैन पर। लाइफ साइकिल पर भी डिपेंड करता है, लाइफ स्पैन पर भी डिपेंड करता है। ठीक है ना? लाइफ साइकिल और लाइफ स्पैन दोनों पर निर्भर करता है। देखो, जो माइक्रोब्स होते हैं वो छोटे होते हैं कि बड़े? उनका लाइफ स्पैन छोटा होता है कि बड़ा? छोटा होता है, तो उनका एवोल्यूशन रेट फास्ट होगा। क्या लिखा हुआ है? डिवाइड फास्ट हैव एबिलिटी टू मल्टीप्लाई एंड बिकम्स मिलियन ऑफ इंडिविजुअल विद इन आवर। मतलब कुछ ही घंटों में वो इतनी तेज डिवाइड करते हैं कि वो मिलियंस में पहुंच जाते हैं कुछ ही घंटों में। कुछ ही घंटों में डिवाइड होकर के तेजी से वो क्या क्या कर देते हैं? वो बना देते हैं मिलियंस ऑफ माइक्रोब्स। अच्छा, फिर इन्होंने बोला मान लो हम एक कॉलोनी लेते हैं, एक कॉलोनी हमने ली, उसको नाम दे दिया ए। उसको हमने किसी कल्चर मीडियम में ग्रो कराया, उसके अंदर कहीं से वेरिएशन है, उसके अंदर कहीं से वेरिएशन है, छुपा हुआ है। बिल्डिंग का मतलब पहले से ही है। अच्छा, और इन द टर्म्स ऑफ एबिलिटी टू यूटिलाइज अ फीड कंपोनेंट, बोलते हैं उस वेरिएशन से वो वहां के खाने को फीड कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है, इसी वेरिएशन की वजह से। अगर आपने मीडियम चेंज कर दिया, मतलब मान लो पहले किसी और मीडियम में ग्रो करा रहे थे, अब किसी और मीडियम में ग्रो करा दिया, तो क्या हो जाएगा? वुड ब्रिंग आउट ओनली दैट पार्ट ऑफ पॉपुलेशन से बी कैन सर्वाइव अंडर न्यू कंडीशन। बोलते हैं अब केवल कुछ ही कॉलोनी बचेगी जिनमें वेरिएशन आया, वो बच गए। उनको हमने क्या नाम दे दिया? बी। क्या नाम दिया? बी। जो पूरी कॉलोनी थी उसको क्या नाम दिया? पूरी कॉलोनी को ए। उनमें वेरिएशन छुपा हुआ था। अब उन्होंने कहा जब हमने मीडियम चेंज किया, मान लो पहले पेनिसिलिन मीडियम में रख रहे थे, अब उसको एम्पिसिलिन मीडियम में रखने लगे, तो मीडियम चेंज करने पर ज्यादातर मर गए, कॉलोनी ए के ज्यादातर मेंबर मर गए। तो बचा कौन जिनके अंदर वेरिएशन था? हमने उन्हें क्या मान लिया? कॉलोनी बी। कॉलोनी बी। अब बताओ, जिनके अंदर वेरिएशन था वही तो उन्हीं का नेचुरल सिलेक्शन हुआ, और जिनके अंदर वेरिएशन नहीं था, कॉलोनी ए, वो मर गई, नेचुरल सिलेक्शन नहीं हुआ उनका। कह रहे हैं ये काम यहां पर कितनी देर में हुआ? ये काम यहां पर तुरंत हो गया, क्योंकि माइक्रोब्स में ये काम बहुत फास्ट तरीके से होता है। लिखा है इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, समय के अनुसार जो वेरिएंट पॉपुलेशन है, वेरिएंट मतलब बी वाली पॉपुलेशन ब्रीड करेगी तेजी से और एक नई प्रजाति के रूप में दिखने लगेगी, नई प्रजाति के रूप में दिखने लगेगी। बताइए, एक पॉपुलेशन ओरिजिनल ली, उसका नाम ए, उसमें वेरिएशन छुपा था, कुछ कुछ जीवों में वेरिएशन छुपा था। जब हमने मीडियम चेंज किया, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रखा, तो 99% मर गए। जिनमें वेरिएशन था 1% में, वो बचे। जो बचे उनको हमने कौन सी कॉलोनी बोल दिया? बी। अब बी का नेचुरल सिलेक्शन हो गया, ए तो मर गए, बी का नेचुरल सिलेक्शन हो गया, तो बी अपनी जनसंख्या धीरे धीरे क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो धीरे धीरे उसने क्या किया? अपनी जनसंख्या बढ़ा ली और एक नई प्रजाति के रूप में उभर के आई। यही तो है इवोल्यूशन। दिस इज इवोल्यूशन। यही तो इवोल्यूशन है। हम ही में से नई प्रजाति बनेगी। क्या मनुष्य की अब नई प्रजाति नहीं बनेगी? बनेगी। तब हम गायब हो चुके होंगे, वो लोग पृथ्वी पे एग्जिस्ट कर चुके होंगे। इन्होंने कहा जो काम यहां पे आपने डे में कराया, कुछ दिन में आपने करा लिया, वही काम आप फिश के केस में और फाउल यानी मुर्गी के केस में मिलियंस ऑफ ईयर में करा पाएंगे। ये देखो, जो काम यहां पर हो गया बैक्टीरिया के केस में
कितने दिन में हो गया? कुछ ही दिन में। डेज का मतलब कुछ दिनों में हो गया। वही काम फाउल और फिश के लिए मिलियंस ऑफ ईयर ले लेगा, ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर ले लेगा। ऑफ दीज एनिमल आर इन ईयर्स, क्योंकि इनका लाइफ स्पैन कैसा है? उसका क्या था? 20 मिनट में डिवाइड होता था, माइक्रोब्स 20 मिनट में डिवाइड हो जाते हैं, और ये देख लो ये डिवाइड हो रहे हैं ईयर्स में। अच्छा, अगर इतने छोटे जीवों के लिए, फिश और फाउल के लिए मिलियंस ऑफ ईयर लग रहे हैं, तो हम लोग तो 100 साल जीते हैं, तो हमारे लिए तो ट्रिलियंस ऑफ ईयर लग जाएंगे। बोलिए सही कि नहीं? या बिलियंस ऑफ ईयर लग जाएंगे। और हुआ भी है। आप बताओ, 4 अरब साल हो गए तब हम लोग ऐसे हैं। 4 अरब सालों से हमारा एवोल्यूशन हो रहा है। 4 अरब साल बाद ये रिजल्ट है सामने। 4 अरब लग गए। बताओ लाइफ कब से बनी? 4 अरब साल से। तब जाके ये रिजल्ट है जो आज आप देख रहे हो। सोचिए, जो काम इनके लिए मिलियंस में हो रहा है, वही काम हमारे लिए बिलियंस में होगा, बिलियंस में। समझ में आई बात? यानी कि यहां पर बताओ कौन फिट है? बी। फिटनेस ऑफ बी इज बेटर देन द फिटनेस ऑफ ए अंडर न्यू कंडीशन। मतलब नए कंडीशंस में ए ज्यादा फिट था, किसकी तुलना में? ए की तुलना में, ठीक है, नए कंडीशंस में। मैंने बोला था ना, जब भी कंडीशंस चेंज की जाती है, मान लो यहाँ पे अभी कुछ सिचुएशन बदल जाए, पृथ्वी पे रहना मुश्किल हो जाए, तो हम में से फिर भी कुछ लोग बचेंगे। भाई मान लिया कि ज्यादातर प्रजातियां मर जाएंगी, मान लो पानी खत्म हो जाए, फ्रेश वाटर खत्म हो रहा है, मेरीन वाटर पीने की नौबत आ गई, तो हम लोग उसको भी छान छून के पिएंगे, जैसे भी पिएंगे, हम में से 100 में से 90 लोग मर जाएंगे। ये कितना है? क्योंकि वो लोग झेल नहीं पाएंगे। 10 लोग में से 10 लोग कुछ दिन जिंदा रहेंगे, उसमें से भी 7-8 लोग मर जाएंगे। अब जो 2 जिंदा रह गए फाइनली, वो ही ब्रीड करेंगे, वो फिर से ओवर एंड ऑल पृथ्वी की जनसंख्या को मेंटेन कर डालेंगे। समझ में आई बात? यानी वो नई प्रजाति के रूप में उभर के आएंगे। वही यहाँ पे भी लिखा है कि किसकी कौन ज्यादा फिट था, कॉलोनी बी की कॉलोनी ए? कॉलोनी बी। इसका मतलब नेचर क्या सेलेक्ट करती है? नेचर फिटनेस को सेलेक्ट करती है ना। जो फिट होता है नेचर उसी को सेलेक्ट करती है। आप बताओ ना, नीट का एग्जाम दोगे, आप सब दोगे, 25 लाख से 26 लाख लोग देंगे, उसमें से सेलेक्ट होना है केवल कितने? 1,10,000 20,000 को। 1,10,000 छाटने हैं। अब कौन छाटे? कौन से बच्चों को छाटा जाएगा? जो सबसे फिट होंगे। किसके? एनटीए के अकॉर्डिंग। जो एनटीए के अकॉर्डिंग सबसे फिट बच्चे होंगे, जिनकी नॉलेज अच्छी लगेगी उनको, जो वहां का एग्जाम क्रैक कर पाएंगे, नेचर वो एनटीए उन्हीं को सेलेक्ट कर लेगी। तो जब एनटीए फिट बच्चों को सेलेक्ट कर रहा है, तो नेचर क्यों नहीं करेगी? सही है ना? तो नेचर किसको सेलेक्ट करती है? फिट बच्चों को ना, फिट लोगों को बोला जाए। जैसे एनटीए सेलेक्ट कर रही फिट बच्चों को, किस मामले में? फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, बायोलॉजी आती है, ठीक है ना, वो लोग हर मामले में फिट है, उनका मार्क्स आया, क्वालिफाइड मार्क्स से ज्यादा आया और उनका कट ऑफ अच्छा गया, तो फिर उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। ऐसे ही नेचर भी सेलेक्ट करती है। तो देखो क्या लिखा है, नेचर सेलेक्ट द फिटनेस। यानी जैसे एनटीए सेलेक्ट द फिट स्टूडेंट्स, वैसे नेचर सेलेक्ट द फिटनेस। नेचर फिट ऑर्गेनिज्म को ही चुनती है, और जो अनफिट है उसको हटा देती है। ऐसे तो एनटीए भी करेगा। जो अनफिट है भैया सेलेक्ट नहीं हुए, जाओ अपने घर। सही है कि नहीं? तो यहां कह रहा है नेचर सेलेक्ट्स द फिटनेस। बिल्कुल सही बात है। वन मस्ट रिमेंबर, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि फिटनेस इज बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक दैट विल इनहेरिटेड। बोलते हैं फिटनेस का मतलब ऐसी वेरिएशन जो जो क्या होगा, अगली पीढ़ी में चले जाए। फिटनेस उन्हीं चीजों का माना जाता है जो अगली पीढ़ी में चले जाए। अब जैसे मान लो कि कुछ कुछ ट्राइब्स यानी छोटे छोटे जो झुंड बना के समूह रहते हैं, कान में मेल भी और फीमेल भी वो पहनते हैं, कान में बड़े बड़े बाले टाइप के। आदिवासी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। और देखा होगा बहुत सारे चीजें वो पहनते हैं। तो कान में अगर उन्होंने प्रिकिंग कराई, कान छेदाए, तो कान छेदाने से क्या ये करेक्टर अगली पीढ़ी में चला गया? नहीं। इसका मतलब कि ये वेरिएशन, ये फिट नहीं है, ये फिटनेस में नहीं आएगा। कान को छिदवाना, नोज प्रिकिंग कराना, ये सब फिटनेस में नहीं आएगा। फिटनेस में वही आएगा जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चला जाए, ट्रांसफर हो जाए। फिर इन्होंने देखो, हैंस वन मस्ट बी, हैंस देयर मस्ट बी जेनेटिक बेसिस। मतलब इन्होंने बोला जीन पर ध्यान देना पड़ेगा। ये जीन से नहीं जाता। कान वान का जो प्रिकिंग है ये जीन में नहीं है। अच्छा, इस तरह से किसी का उंगली कट जाए तो अब बच्चा भी अपाहिज होगा, बच्चे में भी फिंगर नहीं होगी, लेकिन होती हैं। किसी का हाथ कट जाए तो क्या बच्चे के भी हाथ नहीं होना चाहिए? लेकिन होता है। होता है नहीं होता है? तो इसका मतलब क्या बोला गया? फिटनेस का मतलब है जो जीन से जाए, जो जीन से जाए और जो सेलेक्ट हो जाए और वो जो इवॉल्व हो जाए। आपको पता है डीएनए ही जाता है
डीएनए में ही चेंज होता है, डीएनए में ही इवोल्यूशन होता है, सब कुछ डीएनए के बेसिस पे ही होता है. Another way of saying the same thing is that some organisms are better adapted. कह रहा है दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, जो लोग अपने इन्वायरमेंट में अच्छे से अनुकूलित है वही सरवाइव करेंगे, वही सरवाइव करेंगे. कहां पे? अदरवाइज वो मारे जाएंगे इन्वायरमेंट में. जो बेटर अनुकूलित है, मान लो हम लोग बेटर अनुकूलित हैं तो हम ही सरवाइव करेंगे, इंसान आगे सरवाइव करेगा. लेकिन जो बेटर अनुकूलित नहीं है, जैसे शेर, चीता, सबके जंगल हमने काट दिए, तो अब सबके जंगल काट दिए तो उनके लिए एडवर्स कंडीशन आ गई कि फेवरेबल एडवर्स कंडीशन आ गई. तो हमारी जनसंख्या तो बढ़ रही है, लेकिन चीता और टाइगर इनकी जनसंख्या घट रही है इनकी. यानी एडेप्टेबिलिटी इज इनहेरिटेड, मतलब जो हमारे करेक्टर एडेप्ट हो जाएंगे वही इनहेरिट होगा. एडेप्टेबिलिटी इज इनहेरिटेड मतलब जो चीज हम एडेप्ट कर लेंगे वही आगे जाएगा, जो एडेप्ट कर लेंगे वही आगे जाएगा, जो आदत में आ जाएगा वही आगे जाएगा. मेरी बात आप समझ पा रहे हो? आजकल बच्चों को वाली फैन की आदत नहीं है ना, तो अब देखो कहां गायब हो गया. अब कहां मार्केट में जल्दी मिलता है, रेयर मिलता है. कुछ दिन बाद लोग भूल जाएंगे कि ये वाला पंखा भी कुछ होता था. बोलो सही कि नहीं है? एडेप्ट क्यों? आजकल वाले आ गए सेल वाले, मतलब प्लग एंड प्ले. उसका पंखा ऐसे रोल हो जाता है, यहाँ रखो ऐसे चला लो, बैटरी चार्ज हो जाएगी इसकी. आता है ना छोटा फैन, तो उसको लोग चला लेते हैं बैटरी. उससे जर्नी में मैंने काफी देखा है, ठीक है ना. तो जैसे जैसे चीजें हम अडेप्ट करते जाएंगे पुरानी चीजें गायब होती जाएंगी. आप बताओ, बहुत सारे ट्रेडिशनल फूड है भारत के जो धीरे धीरे गायब हो रहे हैं. लोग उनको भूल जाते हैं कि ये भी कोई चीज होती है ना. देखो होता क्या है, गांव वगैरह में क्या होता है, बेसन के वो बनते हैं नूडल्स टाइप के, और बेसन के नूडल टाइप को गुड़ में लड्डू बनाया जाता है ना. गुड़ के लड्डू वो यहाँ नहीं मिलते, वो सब गायब हो जा रहा है. किसी को उसका नाम पूछ लो नहीं बता पाएगा क्या होता है. गुड़ के लड्डू नहीं बोलते, है ना. क्या बोलते हैं? लेड़ुआ बोलते हैं ना. बताओ कोई जानता है ना. वही कह रहे हैं ना, लेड़ुआ बनता है, उसका नाम है. देखो, तो कहने का तात्पर्य क्या है, ढुंडी अलग चीज है, ढुंडी अलग चीज है, लेड़ुआ अलग चीज है. हाँ देखो कितने लोग जानते नहीं, अभी सुन के आश्चर्य पड़ गए. एडेप्टिबिलिटी, एक गुड़ का एक प्रकार होता है जो लिक्विड गुड़ होता है, उसमें चीनी के क्रिस्टल पड़ जाते हैं, उसको बोलते हैं राब. कई लोग वो नहीं जानते होंगे, राब, है ना. नहीं, अरे हम तो जानते हैं, कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे. कितने लोग राब खाए हैं बताओ. अच्छा देखो, इतने लोग नहीं भी खाए हैं, देख लो. जबकि हम तो खाए हैं, हम बता रहे हैं. एडेप्टिव एबिलिटी इज इनहेरिटेड. तो कहने का मतलब ये है ना, अभी राब बनना बहुत कम हो गया है, कुछ दिन बाद खत्म हो जाएगा ना. ऐसे ही तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जो ट्रेडिशन में हम यूज नहीं करते, तो वो हमारे अप्रोच से खत्म हो जाएगी. अरे अब कौन बनाएगा, आज की जनरेशन बनाएगी क्या? आप लोग बना रहे हो क्या राब? नहीं बना रहे हो, तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, तो ट्रेडिशन में नहीं आएगी. तो कहने का मतलब यही है, जो चीज अडेप्ट हम कर लेते हैं वो तो आगे हमारे जनरेशन में चली जाएगी, लेकिन जो हम अडेप्ट नहीं करते वो नहीं जाएगी. अच्छा, जिनके घर वाले, बात सुनो पहले, जिनके घर वाले राब बनाते रहेंगे, मतलब वही जो बता रहे कुछ भी, या कोई भी वो प्रोडक्ट बनाते रहेंगे, उनके बच्चों को पता होगा, उनके बच्चों को भी पता होगा, उनके बच्चे भी वो हो सकता है बना के खाए. लेकिन जो लोग बनाते ही नहीं, छोड़ दिया, जिन्होंने बनाना ही छोड़ दिया, क्या उनके बच्चों को नाम लो बोलेंगे ये ऐसा कोई प्रोडक्ट होता है? नहीं. तो समझ पा रहे हो ना, वही नेचर के साथ है. नेचर जिस चीज को अडेप्ट कर लेती है वो अगली पीढ़ी में चला जाता है, और पीढ़ी दर पीढ़ी अडेप्ट होता रहता है. कह रहा है इसका मतलब नेचर जीन के अंदर बदलाव करती है, नेचर जीन के अंदर बदलाव करती है, ठीक है, और वही जीन आगे चले जाते हैं, और जो कैरेक्टर हमने अडेप्ट किया है वो कैरेक्टर आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते चले जाते हैं. फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ एडेप्टेबिलिटी. देखो क्या लिखा है, फिटनेस इज द एंड रिजल्ट, यानी फिटनेस एंड रिजल्ट है किसका? अडेप्ट करने का. और जो अडेप्ट करेगा वही सेलेक्ट हो जाएगा, जो अडेप्ट करेगा वही सेलेक्ट हुआ, जो अडेप्ट कर गया वही सेलेक्ट हो गया. अच्छा आप देखो ना, ज्यादातर देखा होगा, अगर कोई घर में आईएएस है और वहां पर पता है घर में माहौल बन जाता है, तो पता लगा छोटा भाई भी आईएएस बन गया. कई बार एक कपल के 3 बेटियां हैं, तीनों बेटी आईएएस है. ऐसे बहुत सारे केस है. एक जौनपुर में एक गांव है बाधोपट्टी में 60 गांव के में घर है,
और वहां पे आपको विश्वास नहीं होगा, विश्व का गिनीज बुक रिकॉर्ड बना है, 72 आईपीएस आईएएस है, हर घर से एक आईपीएस आईपीएस। वहां लोग पता है नजर ऐसे उठाने में घबराते हैं कि पता नहीं इनके घर कौन आईएएस निकल आए, और पता लगा पापा क्या है बिल्कुल किसान, मम्मी क्या है हाउस वाइफ, और दादाजी बिल्कुल लठ लिए चले जा रहे हैं, लेकिन घर में ऑफिसर्स हैं और कोई प्राउड नहीं उनको, क्योंकि वहां पे माहौल बन गया और हर घर पे आईपीएस। ऐसे बिहार में कई सारे गांव हैं जहां पे, बिहार में तो कम है, वो माधव भट्टी का तो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड बना हुआ है, ठीक है ना, हर घर में मतलब आईएएस। कई कई घर में तो पूरे जितने भाई हैं पता लगा 4 भाई हैं, एक आईएएस है, एक आईपीएस है, एक पीसीएस है, एक जज है, ऐसे ऐसे पूरा पूरा। ब्रांचिंग डिसेंडेंट, तो मैं क्या बोल रहा था, अडेप्ट कर गए ना वो लोग भाई, उन्होंने पढ़ाई को अडेप्ट कर लिया, वो जानते हैं कि भाई का रुतबा क्या है तो मेरा क्या होगा। तो ऐसे ऐसे क्या हो गया, बहुत सारे वो हैं, मैं मेरे खुद ही मामा जी है तो उनको क्या, एक वो है आईएएस, एक क्या थे वो भी आईपीएस है, और एक जो गए वो तो न्यूरोलॉजिस्ट बन गए। तो क्या था, जबकि उनके फादर एक सिंपल गवर्नमेंट कॉलेज में प्रिंसिपल थे। अब सोचो ऐसे ऐसे है, आज उनका रुतबा है, आज पता है कहाँ फर्स्ट ऑफिसर में आते हैं योगी सरकार में, मतलब डायरेक्ट सचिव रैंक की, सचिव जानते हो बहुत बड़ी रैंक हो जाती है, तो सचिव रैंक पे हैं। चलिए अब देखो, ब्रांचिंग डिसेंडेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन, ब्रांचिंग डिसेंडेंट और नेचुरल सिलेक्शन, ब्रांचिंग डिसेंडेंट और नेचुरल सिलेक्शन दो घटनाएं दी थी, किसने दी, डार्विन की थ्योरी में, और जो इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करती है। बताइए डार्विन ने कितने की कॉन्सेप्ट दिए, एक तो अभी पढ़ते आए नेचुरल सिलेक्शन, और एक कौन सा दिया, एक दिया ब्रांचिंग डिसेंडेंट। ये सब हमें नहीं समझ आया। इन्होंने कहा कोई भी जो कॉमन पूर्वज होते हैं उनसे ही नई नई ब्रांच निकलती है, फिर इनसे नई नई ब्रांच निकलती है। देखो ऐसे ही तो हुआ, देखो मान लिया हम सबके पूर्वज कॉमन थे तो हम लोग इनसे बने, ये मेरा खानदान, ये आपका खानदान, ये फलाने का खानदान, ये धमाके का खानदान, ये हमारी आगे जनरेशन, ये इनकी इससे आगे जनरेशन, ये इससे आगे जनरेशन, ये इससे आगे जनरेशन, फिर इनसे आगे बढ़ती जाएगी। बोलो तो ऐसे क्या होता है, ब्रांचिंग डिसेंडेंट, मतलब ब्रांचेस बढ़ती जाती हैं और चीजें डाइवर्जिफाइड होती चली जाती हैं, चीजें डाइवर्जिफाइड होती चली जाती है। इतना कंफर्म है कि हम सब किसी भी खानदान को बिलोंग करते हो, हमारे पूर्वज एक ही होंगे, ये कंफर्म है। अब वो बात अलग है कि हमने दूसरा धर्म अपना लिया, आपने दूसरा धर्म अपना लिया, इसने दूसरा धर्म अपना लिया, ये दुबे हैं, ये पाठक है, ये तिवारी हैं, ये फलाना है, ये ढमाका है, वो अलग बात है। लेकिन क्या है तो सब इंसानी है ना, है तो सब इंसानी ना, तो वो अलग अलग अडेप्ट कर लिया कल्चर, ताकि हमारा इंडिविजुअलिटी बना रहे, ताकि हमारी आइडेंटिटी बनी रहे, वरना देखा जाए तो सब एक ही माँ बाप के औलाद हैं, सब कहा गया है, बायोलॉजी मानती है वी ऑल आर कजिन्स, बायोलॉजी कहता है वी ऑल आर कजिन्स, भाई अगर एक ही खानदान के तो कजिन्स हुए ना, ये बायोलॉजी कहती है, आप सर्च कर लो। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए फिर क्या बोला गया, इवन बिफोर डार्विन, यानी ब्रांचिंग डिसेंडेंट क्या होता है, एडेप्टिव रेडिएशन, इट इज अनदर नेम ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन, एडेप्टिव रेडिएशन का दूसरा नाम होता है ब्रांचिंग डिसेंडेंट, याद रखना, ठीक। अब क्या बोला गया, डार्विन के पहले भी रिसर्च हुआ था, लेकिन डार्विन के पहले जो रिसर्च किया था लेमार्क ने किया था, नाम सुना होगा आप लोग ने, बताओ डार्विन के पहले कौन साइंटिस्ट आया था, लेमार्क। तो देखो वो फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे, अच्छा अभी तक आपने पढ़ा सारे नेचुरलिस्ट ही थे, डार्विन नेचुरलिस्ट, वेलेस नेचुरलिस्ट, ठीक है ना, जितने भी साइंटिस्ट थे सब नेचुरलिस्ट, क्योंकि नेचर की स्टडी कर रहे थे। लेमार्क ने क्या कहा, लेमार्क ने कहा कि जो लाइफ के फॉर्म है उसमें जो इवोल्यूशन होता है उसके लिए जो ड्राइविंग फोर्स लगता है वो यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन लगता है। आपने सुना होगा अंगों का प्रयोग और अनुप्रयोग, सुना है कि नहीं सुना है, मतलब बोला जा रहा है, ऐसा बोला जाता है कि जो अंग का प्रयोग नहीं करते धीरे धीरे वो गायब, नॉन फंक्शनल होने लगता है। बोलते हैं कि हमारे कान को हिलाने की क्षमता थी पहले हम लोग में, ऐसे कान हिला सकते, गाय नहीं हिला देती है, खरगोश हिला लेता है, इससे जीव जंतु हिला लेते, तो हम भी मैमल थे तो हमारे पास भी कान हिलाने की क्षमता थी, लेकिन बंदर देखो हिला लेता है ना। तो अब हम लोग का कोई काम ही नहीं है, टाटा करना है तो ऐसे, अगर काम मना करना है तो ना, काम हाँ करना है तो हाँ, ठीक है ना। तो ये पहले, अगर पहले हम लोग को बोल नहीं सकते थे तो कान से हिला के कम्युनिकेशन कर देते थे, क्या चलोगे, हाँ चलो, हिला दिया है ना, तो पहले बोल के कान से सारे कर लेते थे, वो भी एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज है। तो कहने का मतलब है हम लोगों ने कान का इस्तेमाल कम कर दिया, फिर धीरे धीरे खत्म हो गया, अब कान के मसल जो है वेस्टिजियल पड़ गए, अब ईयर पिन्ना की जो मसल है वेस्टिजियल हो गई,
ईयर पिन्ना मसल वेस्टिजियल हो चुकी है, अवशेषी हो चुकी है, क्योंकि कान को हिलाने की क्षमता हम में नहीं रही, लेकिन हमारे पूर्वज में अभी भी है। जितने मैमल हैं सब कान हिला सकते हैं। तो बताइए हमने यूज किया कि डिसयूज किया? और जो यूज करेगा वो अगली पीढ़ी में पहुंच जाएगा, जो डिसयूज करेगा वो अगली पीढ़ी में नहीं पहुंचेगा। आपने लेमार का सबसे पॉपुलर एग्जांपल सुना होगा, जिराफ वाला। देखो कहते थे जिराफ छोटे छोटे थे, छोटी गर्दन थी, घास चरा करते थे, घास की कमी हुई तो छोटे छोटे पौधे चरने लगे। जब पौधे की और कमी हुई तो धीरे धीरे ये बड़े बड़े पेड़ की शाखाएं जो लटकती थी उसको उचक उचक के वो चरते थे, क्योंकि वहां तक पहुंच नहीं पाते थे। तो गर्दन में खिंचाव पैदा हुआ। जब गर्दन में खिंचाव पैदा हुआ तो गर्दन धीरे धीरे लंबी हो गई, और जब गर्दन धीरे धीरे लंबी हो गई तो नेक्स्ट पीढ़ी में वो कैरेक्टर चला गया। लेकिन इनकी थ्योरी को एक व्यक्ति जिनका नाम था क्या, वीजमैन, अगस्ट वीजमैन नाम नहीं दिया है, नाम सुन लो, वीजमैन, WEISMAN। वीजमैन ने क्या किया, इनको क्रिटिसाइज किया, इनकी आलोचना करी, इनको वो कर दिया खारिज इनकी थ्योरी को। कैसे? उन्होंने कहा ठीक है हम मानते हैं जिस अंग का प्रयोग नहीं करोगे वो गायब हो जाना चाहिए। लेमार्क ने कहा हाँ। इन्होंने कहा प्रयोग करेंगे तो आना चाहिए। उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा ठीक है, एक चूहा लेते हैं, चूहे की पूंछ को काट देते हैं। जब चूहे की पूंछ को काट दिया तो अगली पीढ़ी में पूंछ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब चूहे ने पूंछ को यूज ही नहीं किया, पूंछ काट दिया, तो अगली पीढ़ी में नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं हो सकता है अगली पीढ़ी में, चलो हो सकता है कई पीढ़ी बाद गायब हो, तुरंत तो हो नहीं सकता। उन्होंने कहा ठीक है, एक पीढ़ी काटा फिर आ गया, दूसरी पीढ़ी में काट दिया फिर आ गया, तीसरी पीढ़ी काटा चौथे बच्चे में फिर आ गया, पांचवी पीढ़ी में काटा फिर छठवीं पीढ़ी में आ गया, सातवीं पीढ़ी में, आठवीं, 21 पीढ़ी तक लगातार करते रहे। तब लेमार्क ने मान लिया कि शायद मैं गलत हूं, और वीजमैन ने ये कंफर्म कर दिया कि जो कैरेक्टर, उन्होंने कहा जो कैरेक्टर सोमैटिक कैरेक्टर होते हैं वो कभी ट्रांसफर ही नहीं होते, केवल जर्मिनल कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं। मतलब बॉडी के कैरेक्टर, पूंछ बॉडी का कैरेक्टर था कि जीन का कैरेक्टर था बॉडी का, जबकि टेस्टिस और ओवरी वाला जो कैरेक्टर है वो जीन का कैरेक्टर है, वो जाता है अगली पीढ़ी में। लेकिन पूंछ जो है, पूंछ एक सोमैटिक कैरेक्टर है, वो नहीं जाती। इस हिसाब से तो उनका कहना था, या आज आप सोच सकते हो, अगर किसी की उंगली कट जाए 3, तो अगले बच्चे में भी 3 उंगली नहीं होनी चाहिए, है ना? लेकिन होनी चाहिए, क्यों? सोमैटिक कैरेक्टर नेवर ट्रांसमिट। इस तरह से तो जब फीमेल में क्या बोलते हैं, कान को प्रिक कराने की प्रथा है, ठीक है ना, नोज प्रिकिंग की प्रथा है, तो जो गर्ल्स पैदा होती हैं तो वो भी पहले से ऑलरेडी प्रिक्ड होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। इस तरह तो पता लगा, पुरानी मूवी नहीं दिखाते थे, खुखार विलेन होता था, यहाँ पर कट लगा होता था, 2-3 टाके के निशान होते थे, पता लगा उसका बेटा हुआ तो उसके भी 2-3 टाके के निशान, तो पता कह देते तुम उसी के बच्चे हो ना, तुम वही चोर के बच्चे हो ना। नहीं, और यहाँ पुरानी मूवी में यहाँ लिखवा देते थे मेरा बाप चोर है, तेरा बाप चोर है, नहीं, अमिताभ बच्चन की मूवी में तो पता लगा जब बच्चे पैदा हुए सब पे लिखा मेरा बाप चोर है, तेरा बाप चोर है, तेरा बाप चोर है। बड़ी दिक्कत हो जाती। पता लगा मम्मी ने यहाँ टैटू बनवाया किसी और के नाम का, पता लगा बच्चे में उसी नाम का टैटू बन गया, है ना? तो ही गेव एग्जाम्पल ऑफ जिराफ। उन्होंने कौन सा एग्जाम्पल दिया? जिराफ का। अटेम्प्ट टू फोरेज, बोलते हैं ये चरा करते थे पत्तियां ऑन टॉल ट्री, तो उन्होंने अडेप्ट कर लिया क्या? लंबी गर्दन अडेप्ट कर लिया, और उन्होंने इस कैरेक्टर को, जो कैरेक्टर एक्वायर किया था लंबी गर्दन वाला, इसको अगली पीढ़ी में भेज दिया। धीरे धीरे कुछ सालों में ये कैरेक्टर लंबी गर्दन वाली एक्वायर हो गई, यानी अगली पीढ़ी में। लेकिन इस थ्योरी पर कोई बिलीव नहीं करता, क्योंकि ये मनगढ़ंत थ्योरी थी। इस थ्योरी का कोई अस्तित्व नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वीजमैन वाली बात यहाँ लिखी नहीं, मैंने बता दी। वीजमैन ने कितनी पीढ़ियों तक चूहे की पूंछ काटी? 21 पीढ़ियों तक, और रिजल्ट वही रहा। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि सोमैटिक कैरेक्टर नेवर ट्रांसमिट, मतलब सोमैटिक कैरेक्टर कभी अगली पीढ़ी में नहीं जाते, ठीक है ना? अगर कोई जीवन भर गंजा रहे तो बच्चा भी गंजा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये सोमैटिक कैरेक्टर है, ठीक है ना? जर्मिनल कैरेक्टर केवल इफेक्ट होते हैं, सोमैटिक कैरेक्टर कभी इफेक्ट नहीं होते। अब उन्होंने बोला इवोल्यूशन प्रोसेस है कि एंड ऑफ द प्रोसेस है? इवोल्यूशन प्रोसेस है कि एंड ऑफ द प्रोसेस? तो मैं आपको बताऊं, इवोल्यूशन कल भी होता था, आज भी हो रहा है, और फ्यूचर में भी होगा। तो ये हम कही नहीं सकते कि एंड ऑफ द प्रोसेस है। हाँ, लेकिन अगर हम इसको दो तरीके से सोचे तो हम बता पाएंगे कि ये प्रोसेस भी है और एंड ऑफ द प्रोसेस भी है। लेकिन फिर भी ये मैं नहीं कहूंगा कि ये एंड ऑफ द प्रोसेस है या प्रोसेस है।
आप बोलो एवर गोइंग प्रोसेस है, ठीक है। एक बात जरा समझते हैं, कह रहा है ये एक प्रोसेस है कि एंड रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस है, या रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस है। कह रहा है अगर इस वर्ल्ड को देखें जिसमें कुछ निर्जीव हैं और कुछ सजीव हैं, इन एनिमेट का मतलब निर्जीव, एनिमेट का मतलब सजीव, जिसमें कुछ निर्जीव और कुछ सजीव है, तो ये केवल सक्सेस स्टोरीज हैं एवोल्यूशन की। यानी निर्जीव चीज भी नेचर ने बनाई है, सजीव चीज भी नेचर ने ही बनाई है, और ये सक्सेस स्टोरीज है। फिर क्या लिखी हुई है, द स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड। जब हम इस वर्ल्ड की बात करते हैं, इस संसार की बात करते हैं, तो इवोल्यूशन क्या है, प्रोसेस है। मतलब हम बोले ये संसार क्या, किसका परिणाम है, आप बोलो इवोल्यूशन का। ये संसार, ये विश्व किसका परिणाम है, इवोल्यूशन का, ठीक है ना। लेकिन जब हम दूसरी तरफ सोचते हैं कि स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, अगर हम बोले मैं कैसे बना, मैं किस चीज का प्रोडक्ट हूं, आप बुलाओगे इवोल्यूशन का रिजल्ट हो आप और हम सब इवोल्यूशन का रिजल्ट है। तो देखो जब आप स्टोरी ऑफ लाइफ को देखोगे अर्थ पर, तो आप ट्रीट करोगे इसको क्या, द प्रोसेस कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। इस प्रोसेस का रिजल्ट है हम लोग, नेचुरल सिलेक्शन वाली प्रोसेस का रिजल्ट है। कह रहा है वी आर स्टिल नॉट क्लियर, लेकिन हम क्लियर नहीं है कि इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन कोई प्रोसेस है कि एंड रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस, ये अभी भी हम कंफर्म नहीं है। बताइए जब हम ये देखेंगे स्टोरी ऑफ वर्ल्ड, तो हम इवोल्यूशन को क्या मानेंगे, पूरा वर्ल्ड कैसे बना ये बताओ, प्रोसेस से। और अगर हम पूछे आपसे कि स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ अगर पूछे तो क्या है, तो ये है एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का एंड हो गया है, तभी तो हम बने, हमारा नेचुरल सिलेक्शन का एंड हुआ तभी तो हम बने, यानी नेचुरल सिलेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया तभी तो हम बने। लेकिन फिर भी ना तो हम प्रोसेस मानेंगे ना एंड रिजल्ट मानेंगे। एक साइंटिस्ट थे थॉमस माल्थस, एक साइंटिस्ट थे थॉमस माल्थस। इन्होंने ऐसे लिखा, ऐसे मतलब मोटी किताब लिखी, ऐसे का मतलब होता है बहुत बड़ी चीज लिखना, है ना। आपने भी जब ऐसे लिखते थे 4-5 पेज के लिखते थे, तो ऐसे जो होता है वो, ये इन्होंने तो पूरी किताब लिखी, लेकिन उसको बोला गया, उसका नाम ही दिया था ऐसे ऑन पॉपुलेशन। वो इन्होंने पॉपुलेशन पर बहुत सारा काम किया, और ये नोटिस किया, इनकी गोल्डन लाइन ये थी कि अर्थ फूड इंक्रीज इन अर्थमेटिक रेशियो। फूड किस रेशियो में बढ़ता है, अर्थमेटिक, यानी आज 1 किलोग्राम खाना है, अगर हम हमारे खेत में उगाने की क्षमता है, तो कल हम कितना भी बढ़ाएंगे तो 1.1 किलोग्राम बढ़ा पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि 2 किलोग्राम हो जाए जस्ट, या 2 से 4 किलोग्राम हो जाए, मल्टीपल में कभी नहीं बढ़ता। फूड मल्टीपल में बढ़ता है कि एडिशन में बढ़ता है, एडिशन में बढ़ता है। जबकि आबादी मल्टीपल में बढ़ती है, हम 2 हमारे 2, तो 2 और 2 कितने हो गए, 4। अच्छा फिर उनके 2, तो सीधे ऐसे उनके 2 हैं तो फिर उनसे 2 होंगे, 8 हो गए, फिर 8 से 16 हो जाएंगे, 16 से 32 हो जाएंगे, ऐसे बढ़ती है आबादी। आबादी हमेशा मल्टीपल में बढ़ती है, आबादी हमेशा मल्टीपल में बढ़ती है। तो बताइए क्या बोला इन्होंने, फूड इंक्रीज इन अर्थमेटिक रेशियो एंड पॉपुलेशन इंक्रीज इन जियोमेट्रिक रेशियो, ये इन्होंने कहा था। और इसी बात से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए चार्ल्स डार्विन। इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन के लिए कुछ ऑब्जर्वेशन देखे जो फैक्चुअल होते हैं, फैक्चुअल यानी फ्लैक्चुएट होते रहते हैं। नेचुरल सिलेक्शन के लिए कुछ ऑब्जर्वेशन देखे जो फैक्चुअल होते हैं, जो बदलते रहते हैं। कहते मान लो रिसोर्स है लिमिटेड, रिसोर्स है लिमिटेड, अब फूड बढ़ रहा है धीरे धीरे, आबादी बढ़ रही है बहुत तेज, बताओ खाना बढ़ रहा है इतना सा और आबादी हो गई इतनी, तो ये इतना खाना केवल इतने लोगों के लिए तो अवेलेबल है, तो इन सब में क्या होगा, किसको खाना मिलेगा, जो कंपटीशन करेगा, जो उस खाने के लिए कंपटीशन करेगा, खाने के लिए, रहने के लिए, नहाने के लिए, धोने के लिए, चीजों के लिए कंपटीशन करेगा। बताइए हम सब भी तो कंपटीशन कर रहे हैं, जमीन के लिए, कपड़े के लिए, पैसे के लिए, जिंदा रहने के लिए, हर चीज के लिए, जो जो कर रहे हो, बीवी के लिए जो कर रहे हो, सब कंपटीशन ही तो है ना। जॉब के लिए तो क्या लिखा है, नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, यानी बीबियां लिमिटेड हैं तो कंपटीशन करना ही पड़ेगा। देखो नेचुरल सिलेक्शन आर लिमिटेड, नेचुरल सिलेक्शन क्या है, लिमिटेड है, लिमिटेड, नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड है। पॉपुलेशन को स्टेबल रखना है, पॉपुलेशन के साइज को स्टेबल रखना है। कह रहा है अगर हम इस चीज को छोड़ दें, सीजनल फ्लक्चुएशन को छोड़ दें, तो भी हमें पॉपुलेशन को स्टेबल रखना है। कहते हैं अगर सीजन में कोई परिवर्तन आ रहा है, उसको अगर इग्नोर कर दें, तो भी पॉपुलेशन कैसी होनी चाहिए, स्टेबल। तो मेंबर ऑफ पॉपुलेशन वेरी करेंगे इन कैरेक्टरिस्टिक, वेरी करते हैं, मतलब हर इंसान अलग अलग कैरेक्टर का है, कोई भी एक जैसा नहीं है। कहते भले ही सुपरफिशियली हम लोग सिमिलर हैं,
लेकिन फिर भी हमारे अंदर कुछ वेरिएशन है, आपके अंदर कुछ वेरिएशन है। मेरे भले ही हम लोग सुपरफिशियली एक जैसे दिख रहे हैं, पर सब में कुछ ना कुछ चेंज है। और आप अपनी ही बात क्यों कर रहे हो? हम और मंकी, हम और एप, हम लोग और चीता, हम लोग और वो सब सुपरफिशियली एक जैसे दिख रहे हैं कि हमारी दो आंखें हैं, दो कान है, हमारे पास मेमोरी ग्लैंड है, हमारे पास दो हाथ दो पैर है, यही तो है। लेकिन हम सुपरफिशियली एक जैसे हैं, फिर भी हम लोग में डिफरेंस है। कोई हाथी है, कोई घोड़ा है, कोई वेल है, कोई डॉल्फिन है, सब मैमल है, लेकिन सब में देखो अलग अलग करेक्टर है। कह रहा है मोस्ट ऑफ द वेरिएशंस आर इनहेरिटेड। बोलते हैं कि इन सब में जो भी वेरिएशन आएंगे वो अगली पीढ़ी में चले जाएंगे, जो भी वेरिएशन आएंगे वो अगली पीढ़ी में चले जाएंगे। थ्योरेटिकली पॉपुलेशन साइज विल ग्रो एक्सपोनेंशियली। कहते हैं पॉपुलेशन का साइज बहुत तेजी से बढ़ता है। क्यों? जियोमेट्रिकली बढ़ रहा है। इफ एवरीबडी रिप्रोड्यूस मैक्सिमली, कह रहा है अगर मान लो सब लोगों का मैक्सिमम रिप्रोडक्शन हो जाए, बात समझो क्या कह रहा है, इतना खाना है, इतने खाने वाले हो जाएंगे। अगर खाना लिमिटेड है, खाने वाले रिप्रोड्यूस करके मैक्सिमम इतने हो गए, तो कैसे काम चलेगा? तो उन्होंने कहा इसीलिए क्या किया जाता है, इनमें इनको कंपटीशन करना पड़ता है। किसके लिए? खाने के लिए, रहने के लिए, सोने के लिए, जगने के लिए, हर चीज के लिए कंपटीशन है। ठीक है ना? जंगल में क्या कंपटीशन नहीं है? जंगली जीव जंतु एक दूसरे से कंपटीशन नहीं करते। दो शेर के बीच भी कंपटीशन है भाई। दो शेर की कम्युनिटी अलग है, एक शेर की फैमिली ये है, दूसरे की फैमिली ये है। अब वो शिकार करेगा अपनी फैमिली के लिए कि इनकी फैमिली के लिए? और वो शिकार करेगा अपनी फैमिली के लिए। और कभी कभी शिकार एक ही होता है और दोनों ने एक साथ अटैक कर दिया, अब उनमें पहले कंपटीशन हो रहा है। शिकार तो घायल पड़ा है, जा भी नहीं पा रहा है, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। शेर शेर की भी लड़ाई होती है और वो ज्यादा खतरनाक होती है क्योंकि दोनों इक्वली पावरफुल है। ठीक है ना? अब आगे देखिए, अगर सब लोग मैक्सिमली रिप्रोड्यूस कर गए, जैसे बैक्टीरिया की पॉपुलेशन में देख लो, तो क्या हो जाएगा? पॉपुलेशन साइज बढ़ नहीं सकता, रियली लिमिटेड होना चाहिए, ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब वहां पर कंपटीशन होगा। याद करो कौन सा कंपटीशन की बात की थी? इंटरस्पेसिफिक की इंटरस्पेसिफिक। कौन सा कंपटीशन होता है? आपकी इकोलॉजी में लिखा था इंट्रास्पेसिफिक की इंटरस्पेसिफिक। अगर एक पॉपुलेशन की बात चल रही है तो इंट्रा स्पेसिफिक, हम लोग इंट्रा स्पेसिफिक में आएंगे। लेकिन अगर डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन की बात चल रही है तो इंटर स्पेसिफिक, और अगर कुछ ना दिया हो तो इंटर स्पेसिफिक। इंटर इंटर ओनली सम सर्वाइव। देखो जो कंपटीशन में कुछ ही सर्वाइव करेंगे और ग्रो करेंगे एट द कॉस्ट ऑफ अदर विच नॉट फ्लोरिश। मतलब जो बचेगा कंपटीशन में वही सर्वाइव करेगा और बाकी मरेंगे। यही तो नेचुरल सिलेक्शन है, यही है नेचुरल सिलेक्शन। अब आप बताओ, जब आप छोड़ो उसको, एनटीए का जब एग्जाम होने वाला होगा तो 26 लाख लोग, 25 से 26 लाख लोग बैठेंगे। अब 25 से 26 लाख लोग कंपटीशन कर रहे हैं आपस में, और उस कंपटीशन में केवल 1,10,000, 1,15,000, 20,000 इतने लोग सेलेक्ट होंगे। मतलब कंपटीशन सबने किया, लेकिन जो बेस्ट उसमें से सर्वाइव कौन किया? जो जो जिसके मार्क्स अच्छे आए, जिसने कट ऑफ लेवल को पार कर लिया, जिसने फिजिक्स केमिस्ट्री पे इक्वली अपना कमांड बनाया, वही बच्चे बचेंगे। बाकी आउट ऑफ द कंपटीशन हो गए, बाकी अपने घर चले गए, वो डॉक्टर नहीं बन पाए। बने कितने? 1,15,000, 1,10,000 ऐसे बने बच्चे। ठीक है? द नोबेलिटी एंड ब्रिलियंस, बोलते हैं कि इसकी अच्छाई क्या है डार्विन की थ्योरी की। डार्विन की थ्योरी की ये अच्छाई है, डार्विन की थ्योरी की ये अच्छाई है कि उन्होंने वेरिएशन पर ध्यान दिया जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चला जाता है। ठीक है? एंड मेक द रिसोर्स यूटिलाइज बेटर फॉर फ्यू। बोलते हैं यही करेक्टर, यही वेरिएशन जो अगली पीढ़ी में गया, इसी ने रिसोर्स को यूटिलाइज करने के लिए बेहतर से बेहतर इनको योग्य बनाया। और कुछ ही बचे, कुछ ही बचे। देखो लिखा है जो अडेप्ट कर गए वही बचेंगे, वही बचेंगे और वही रिप्रोड्यूस करेंगे, वही ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे। मतलब उनका क्या हो गया? थोड़े समय में जनरेशन टू जनरेशन सर्वाइवल विल लीव मोर एंड मोर प्रोजेनी। मतलब जो सर्वाइव करेगा वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करेगा और पूरी पॉपुलेशन चेंज हो जाएगी। पूरी पॉपुलेशन चेंज हो गई और क्या बन गई? नई पॉपुलेशन। अब समझ में आई बात? एक इस एग्जाम्पल को ऐसे समझो, फिर से बता रहा हूं। जब पृथ्वी से पानी खत्म हो जाएगा तब ऐसा नहीं होगा कि कभी नहीं होगा। फ्रेश वाटर खत्म हो जाएगा तो मैरीन कभी नहीं खत्म हो सकता, अनलिमिटेड है। तो फ्रेश वाटर पल्यूट कर दिया हम लोगों ने। दूसरी बात, गाड़ियां भी धुली जा रही उसी स्वच्छ पानी से। देखा नहीं, जगह जगह पे वॉशिंग सेंटर है, खुली, इतना ज्यादा पानी निकाला जा रहा है, इतना ज्यादा पानी कंस्ट्रक्शन हो रहा है चीजों का। कोई समुद्र का पानी तो लाते नहीं ये सब काम करने के लिए।
ये सब काम करने के लिए फ्रेश वाटर ही तो निकालते हैं सबमर्सिबल पंप से। हर जगह बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो गई है, पता लगा 50 मौले की बिल्डिंग है, मुंबई वगैरह में माला बोलते हैं फ्लोर को, पता लगा 100 मौले की बिल्डिंग है। तो वहां पे क्या हो रहा है, अब इतनी सारे घरों को सप्लाई करना है पानी, तो कहां से निकालेंगे, अंडरग्राउंड वाटर। तो अंडरग्राउंड वाटर का लेवल क्या हो रहा है, डाउन, और बारिश होती है कम, और बारिश जब होती भी है तो क्या हो गया, अब पता लगा यहाँ पे घर बन गया, घर बन गया तो पानी कहाँ जाएगा, पानी जमीन में कम ड्रेन हो रहा है। इसी तरह सड़क बन गई, अब सड़क के नीचे तो पानी जाएगा नहीं, किनारे किनारे से जितना जा सकता है जाएगा। ऐसे ही क्या हो गया, बहुत सारी बिल्डिंग्स बन गई है, करीब हमारे भारत में जो कंस्ट्रक्शन बहुत तेजी से बढ़ा है, तो पहले जहां खेत खलिहान थे आज वहां पता लगा फ्लैट बन गए। तो धीरे धीरे ये भी एक कारण है कि अंडरग्राउंड वाटर कम जा पाता है, और इसलिए पानी का स्तर कम हो रहा है, यूज ज्यादा हो रहा है और बारिश कम होती है, लेवल गिर रहा है। एक दिन ऐसा आ जाएगा, और हो सकता है कि आपकी ही जनरेशन में आ जाए, एक दिन ऐसा आ जाएगा जब पानी की बहुत किल्लत हो जाएगी। पानी अभी भी दिल्ली वगैरह में पानी की बहुत किल्लत है, दिल्ली में हर घर में पानी खरीद के आता है ना, गैलन आते हैं हर घर में, क्योंकि वहां का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पानी वो काला पीला नीला गुलाबी आता है, इतना कचरे वाला आता है। ठीक है, वहां पे हर किसी के घर पे गैलन खरीदना होता है। मैं तो दिल्ली रहा हूँ आकाश में, तो मैं जानता हूँ कि मैं खुद गैलन मंगाता था, मतलब 2-3 गैलन पानी डेली लग जाता है पीने के लिए, क्योंकि वहां पीने और खाना बनाने के काम में लोगों का लग जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, अब तो यहाँ पे भी कुछ एरिया में ऐसा हो गया है, तो सोचिए जरा, कहने का मतलब ये है कि हर जगह किल्लत अभी से आ रही है और आगे आएगी, तो हम सब समुद्र के पानी पे जाएंगे। जो समुद्र के पानी कुछ लोग पिए, ज्यादातर लोग पी के एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, मर जाएंगे। अच्छा, कुछ बचेंगे, वो बचेंगे कौन, जिनके अंदर वेरिएशन आ गया, जिनके अंदर वेरिएशन आया, म्यूटेशन आया, कि वो पानी को पचा लेंगे, इस तरह के पानी को पचा लेंगे जिसमें नमक की मात्रा ज्यादा हो। फिर धीरे धीरे वो जो बचेंगे वही बचेंगे और वही रिप्रोड्यूस करेंगे और फिर से आबादी को फ्लोरिश कर देंगे और वही नई आबादी बना देगी। बोलो क्लियर है? कैसे होता है, मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म कौन सी काम करती है? अभी तो हम बोल रहे थे नेचुरल सिलेक्शन, वो तो होता ही है, पर क्या होता है? आपने पढ़ा, पूरे चैप्टर में पढ़ा कि जब तक वेरिएशन नहीं होगा तब तक नई प्रजाति नहीं बनेगी। जब तक किसी भी आबादी में वेरिएशन नहीं होगा तब तक नई प्रजाति नहीं बनेगी। तो क्या लिखा, वेरिएशन से नई प्रजाति कैसे बनती है, इनका क्वेश्चन है, वेरिएशन से नई प्रजाति कैसे बनती है। और ये वेरिएशन आता कहां से है? पहला क्वेश्चन, वेरिएशन आता कहां से? दूसरा क्वेश्चन, नई प्रजाति कैसे बनती है? तो मेंडल ने बात की थी फैक्टर की, मेंडल ने बात की थी फैक्टर की, जो आज की डेट पे जीन है। तो मेंडल ने ये बोला था कि जो जीन होता है या फैक्टर होता है वो किसको प्रभावित करता है? फिनोटाइप को, मतलब जीनोटाइप अफेक्ट फिनोटाइप। डार्विन या तो इस बात को इग्नोर कर दिए थे, देखो लिखा है साफ साफ, डार्विन ने इग्नोर कर दिया, या तो जान के भी चुप बैठे थे। मतलब डार्विन ने यही एक गलती कर दी थी, डार्विन ने मेंडल को क्रिटिसाइज किया था अपने इनको एक सेमिनार में जाना था, तो किसी ने पूछ ले लो, तो बड़े बड़े साइंटिस्ट से लोग छोटे साइंटिस्ट के बारे में पूछ लेते हैं, देखो उसने ये खोजा क्या किया। जैसे मान लो कोई बड़ा स्टार है, जैसे मान लो शाहरुख खान है, सुपर स्टार है, अब उनसे पूछा गया कि बताओ आमिर खान कैसे वो व्यक्ति, अरे वो बेवकूफ टाइप का आदमी है, तो उससे क्या होगा, उससे होगा क्या, छवि खराब हो गई कि नहीं, आमिर खान की छवि खराब हो गई ना, जबकि वो भी सुपरस्टार है, परफेक्ट बंदा है, तो इसका मतलब उसकी छवि खराब हो गई, क्योंकि बड़े व्यक्ति ने छोटे के लिए कुछ भी कह दिया, वो सुपरस्टार है, उसके ज्यादा फैन फॉलोइंग है, इतना कहना ही। कुछ लोग आमिर खान को भी सपोर्ट करेंगे, पर ज्यादातर लोग इनको बोलेंगे ऐसा उन्होंने क्यों कहा, तो क्या होता है, कंट्रोवर्सी आ जाती है। और अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, उस समय तो सोशल मीडिया था ही नहीं, जो जो लोग बोल देते थे वही वही लोग मान लेते थे, नहीं। तो अब क्या होता था, इन्होंने एक सेमिनार में पूछा गया कि एक कोई डार्विन साहब हैं और उन्होंने ये रिसर्च की है, मेंडल्स के लॉ दिए गए, सॉरी डार्विन से पूछा गया कि मेंडल कोई व्यक्ति है और उन्होंने लॉ दिए हैं कुछ, इस बात में आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? इन्होंने बोला मैं जानता ही नहीं वो व्यक्ति कौन है, और अगर मैं जानता भी हूं तो जो उनकी खोज है वो यूजलेस है। मतलब इतना कहा था इन्होंने, इनकी बायोग्राफी भी मैंने पढ़ी है, तो वही बात लिखी है, या तो इन्होंने इग्नोर कर दिया, दावे के साथ नहीं लिखा, या तो उन्होंने जानते हुए भी साइलेंट थे। ठीक है, और इन्होंने, आपको आश्चर्य होगा, इन्होंने डार्विन के कॉन्सेप्ट पर ही अपनी एक थ्योरी लॉन्च कर दी, नाम था थ्योरी ऑफ पेंजिन, थ्योरी ऑफ पेंजिन, इसमें लिखा नहीं है क्योंकि मुद्दा नहीं है इसका। तो इसकी पेंजिन की थ्योरी किसने दी थी? डार्विन ने। और क्या लिखा है, 20th सेंचुरी में ऐसा किया था, 20th सेंचुरी के पहले दशक में,
फर्स्ट डिकेड का मतलब पहले दशक, जैसे मान लो अभी 21वीं चल रही ना, तो 1910 वर्ष के आसपास, 1910 के आसपास, क्योंकि 20वीं शताब्दी का पहला दशक। ह्यूगो डिब्रीज ने काम किया एक पौधे पर, इवनिंग प्रिमरोज, और इन्होंने आइडिया दिया किसका? म्यूटेशन का। बताओ म्यूटेशन के फादर कौन कहे जाते हैं? ह्यूगो डिब्रीज। क्या कहा? कहा कि ये बहुत बड़ा चेंज ले आता है, अचानक से बहुत बड़ा चेंज लाने के लिए कौन सी घटना जिम्मेदार है? म्यूटेशन। पॉपुलेशन में बड़ा चेंज कौन ला सकता है? म्यूटेशन। बताओ म्यूटेशन क्या होता है? सडन चेंज इन अ पॉपुलेशन। अगर किसी फैमिली में मम्मी का आंख है ब्राउन, पापा का आंख है ब्लैक, और बच्चा अचानक ब्लू आइस का हो जाए, बताओ अचानक से वेरिएशन आया कि नहीं आया? तो ये ड्रास्टिक चेंज हो गया कि नहीं हो गया? यही होता है क्या? म्यूटेशन। यही होता है म्यूटेशन। इनका मानना था कि इवोल्यूशन म्यूटेशन द्वारा होता है, म्यूटेशन इवोल्यूशन कॉज करता है, और माइनर वेरिएशन जो हेरिटेबल था, जिसकी डार्विन ने बात की थी, वो नहीं कर सकता। देखो क्या लिखा है, इनका मानना था कि म्यूटेशन ही इवोल्यूशन के लिए जिम्मेदार है, जो माइनर वेरिएशन था, यानी छोटे छोटे वेरिएशन जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले जाते हैं, जिसकी बात डार्विन ने की थी, वो नहीं है। नॉट लिखा है। बताइए इनके अकॉर्डिंग कौन है जिम्मेदार? मेजर वेरिएशन की माइनर वेरिएशन? मेजर यानी म्यूटेशन, माइनर यानी रिकॉम्बिनेशन। ये रिकॉम्बिनेशन से होता है। अच्छा, और इन्होंने ये भी बोला कि म्यूटेशन रैंडम प्रोसेस है, तो इवोल्यूशन भी तो रैंडम है। म्यूटेशन डायरेक्शनलेस है, तो ये भी तो डायरेक्शनलेस है। क्या इवोल्यूशन की कोई दिशा है? इवोल्यूशन दिशा रहित है। जबकि डार्विन का वेरिएशन बहुत छोटा वेरिएशन कॉज करता है और डायरेक्शनल होता है, डायरेक्शनल। तो ये देखो, यानी ये डार्विन की जो थ्योरी थी वो धीरे धीरे फेल हो रही थी। इवोल्यूशन ऑफ डार्विन वाज ग्रेजुअल। कहते हैं डार्विन ने जो बताया वो धीरे धीरे इवोल्यूशन होता है। डिब्रीज का मानना था म्यूटेशन से अचानक से नई प्रजाति बन जाती है, और अचानक से होने वाले बड़े से म्यूटेशन को बोलते हैं साल्टेशन। बताओ अचानक से होने वाला बड़ा म्यूटेशन क्या कहलाता है? देखो लिखा है, क्वेश्चन आया हुआ कम से कम 5 बार। व्हाट इज साल्टेशन? एक स्टेप में बड़ा म्यूटेशन हो जाए तो उसे साल्टेशन कहते हैं। देखो लिखा है, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन इज साल्टेशन। ठीक है। बाद में पॉपुलेशन जेनेटिक्स पर जब स्टडी हुई तो सारी चीजें क्लियर हो गई। क्या क्लियर हुई? कि ना डार्विन गलत थे और ना ह्यूगो डिब्रीज गलत थे, दोनों सही है। मतलब वेरिएशन दोनों लाते हैं और दोनों ही इवोल्यूशन के लिए जिम्मेदार है। हाँ, लेकिन अगर अचानक से नई प्रजाति बन गई तो म्यूटेशन, और बहुत सालों में बनी, काफी करोड़ साल ले लिए, तो फिर रिकॉम्बिनेशन, जिसकी बात डार्विन करते थे। बताइए कौन सही था? डार्विन की, ह्यूगो डिब्रीज की? दोनों सही थे। एक्चुअली एक फैक्टर किसी भी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं होता। मैं आपको बोलूं अगर मेरा त्वचा का कलर ये है तो इसके लिए मेरे मम्मी पापा का जीन ही जिम्मेदार है, तो गलत हूं। इसका इन्वायरमेंट पर भी असर है। मैं धूप में ज्यादा रहूं तो और डल हो जाऊंगा, मैं धूप में कम रहूं और फेयर हो जाऊंगा, है ना? तो इन्वायरमेंट भी तो इफेक्ट करती है। तो एक फैक्टर कह देना कि त्वचा के कलर के लिए जिम्मेदार है, गलत। वैसे ही इवोल्यूशन के लिए केवल रिकॉम्बिनेशन जिम्मेदार है, गलत। केवल म्यूटेशन जिम्मेदार है, गलत। 5 फैक्टर जिम्मेदार हैं, मिनिमम 5 फैक्टर, मैक्सिमम तो बहुत सारे हैं। 5 फैक्टर जिम्मेदार हैं। अभी बताता हूं वो 5 कौन से। पहले इस पैरा को दोबारा पढ़ लीजिए क्योंकि काफी कंफ्यूजिंग पैरा है। क्या बोला? वेरिएशन से नई प्रजाति कैसे बनती है? तो अगर हम डार्विन की बात करते हैं तो बहुत साल में बनेगी, बहुत धीरे धीरे बनेगी, बहुत अरबों खरबों साल लग जाएंगे, और तब जाके नई प्रजाति बनेगी। और वो भी डायरेक्ट, इनके अकॉर्डिंग वेरिएशन डायरेक्शनल है और छोटा है, जिसको आज की डेट पे हम क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। तो उससे तो बहुत समय लग जाएगा। लेकिन जो नई घटना खोजी ह्यूगो डिब्रीज ने, उसका नाम था म्यूटेशन। वो बड़ा मेजर म्यूटेशन कॉज, मेजर वेरिएशन कॉज करती है, यानी बड़ा वेरिएशन कॉज कर देती है। और जब बड़ा वेरिएशन किसी पॉपुलेशन में होगा तो अचानक से बदलाव आ जाएगा, और अगर अचानक से बदलाव आ जाएगा तो जो काम करोड़ों साल में हो रहा था वो कुछ ही दिनों में, कुछ ही सालों में हो जाएगा। कुछ सालों में हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा? नई प्रजाति आसानी से बन जाएगी। तो ना तो डार्विन गलत थे और ना ही ह्यूगो डिब्रीज गलत थे, दोनों ही सही थे। एक का कहना था धीरे धीरे होता है, एक का कहना था अचानक से हो जाता है। और सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन को क्या बोला उन्होंने? साल्टेशन। सॉल्ट से बना है सॉल्टेशन। सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, सॉल्टेशन। और किस पौधे पे काम किया था? इवनिंग प्रिमरोज। ह्यूगो डिब्रीज ने किस पौधे पे काम किया? इवनिंग प्रिमरोज।
और कौन सा शब्द दिया? साल्टेशन। देखो हाईलाइट किया है। साल्टेशन का मतलब क्या होता है? एक स्टेप में होने वाला बड़ा सा म्यूटेशन कि कई स्टेप में होने वाला बड़ा सा म्यूटेशन? वन स्टेप लार्ज म्यूटेशन की मल्टी स्टेप लार्ज म्यूटेशन? हाँ देख लेना, वहां से एग्जाम में घुमाएगा काफी। तो कौन सही था, डार्विन कि ह्यूगो डिब्रीज? दोनों। अब पहले यहां पे थोड़ा समझेंगे हार्डी वीनबर्ग रूल क्या है। हार्डी वीनबर्ग रूल या प्रिंसिपल क्या कहता है? ये कहता है कि एक बड़ी सी आबादी है, ध्यान दीजिए, हार्डी वीनबर्ग रूल कहता है कि हमारा नियम बड़ी आबादी के लिए वैलिड है कि छोटी आबादी के लिए? बड़ी आबादी के लिए। छोटी आबादी के लिए वैलिड नहीं है ये नियम, बड़ी आबादी के लिए वैलिड है। जिसमें रेंडम मेटिंग हो रही हो। रेंडम मेटिंग का मतलब है ये जितने भी इंडिविजुअल हैं, इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है कि ये इससे मैरिज नहीं कर सकता, 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 ये इससे ये कोई भी किसी से मैरिज कर सकता है, मतलब मीटिंग कर सकता है। किसी भी आबादी में कोई किसी न किसी से, जैसे मान लो शेर की पॉपुलेशन है, वहां मैरिज शब्द नहीं कहेंगे, वहां मीटिंग वर्ड बोलेंगे, है ना। रैंडम मीटिंग हो, पहली शर्त क्या है? आबादी कैसी हो। दूसरी शर्त क्या है? रैंडम मीटिंग अलाउड कि नॉट अलाउड? रैंडम मीटिंग अलाउड हो। अच्छा कोई पूछे रैंडम मीटिंग से क्या फायदा होता है? जीन की जो वो है फ्रीक्वेंसी, जीन की जो फ्रीक्वेंसी है आबादी में, जो जीन है उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। रैंडम मीटिंग जीन फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट बनाता है कि डिस्टर्ब कर देता है? कांस्टेंट बनाता है, पहला। दूसरा, तीसरी बात सुनो, इस आबादी में रिकॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, इस आबादी में म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, इस आबादी में जीन माइग्रेशन नहीं होना चाहिए, जीन माइग्रेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कितने फैक्टर हो गए? पहला लार्ज होनी चाहिए, दूसरा रैंडम मीटिंग होनी चाहिए, फिर रिकॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, जीन माइग्रेशन नहीं होना चाहिए, और ड्रिफ्ट नहीं होनी चाहिए, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होनी चाहिए, और नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। अब आप भूल जाओगे इतने फैक्टर, तो पहले बताओ ये दो याद रहेंगे? पहला आबादी लार्ज हो, दूसरा रैंडम मेटिंग होनी चाहिए, रैंडम मेटिंग अलाउ है, दो फैक्टर तो याद ही रहेंगे। इसका फार्मूला मैं बता रहा हूं, इसका फार्मूला है मिस मैरी डू नॉट रिप्लाई, मिस मैरी डू नॉट रिप्लाई। फार्मूला क्या है? मिस मैरी डू नॉट रिप्लाई। यानी वो दो फैक्टर तो याद ही रहेंगे, आबादी बड़ी हो, रैंडम मेटिंग अलाउड हो, ठीक है। उसके बाद मिस से याद रहेगा म्यूटेशन, मैरी से याद रहेगा माइग्रेशन, ठीक है ना, डी से याद रहेगा ड्रिफ्ट, अच्छा एन से याद रहेगा नेचुरल सिलेक्शन, आर से याद रहेगा रिकॉम्बिनेशन। बताओ कितने फैक्टर हैं? 5। ये पांचों फैक्टर यदि हैं, यदि किसी आबादी में दिख रहे हैं, तो समझो वो इवॉल्व कर रही है, उसमें एवोल्यूशन हो रहा है। और अगर ये पांचों फैक्टर किसी आबादी में नहीं है, तो समझो वो इवॉल्व नहीं हो रहा है। तो इनका नियम किस पर अप्लाई होता है? इनका नियम किस पर अप्लाई होता है? देखो, जिसमें ये सब पांचों फैक्टर ना हो। यानी हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल किस पर आधारित है? इवॉल्विंग पॉपुलेशन पर कि नॉन इवॉल्विंग पर? नॉन इवॉल्विंग पर। अगर किसी पॉपुलेशन में ये 5 फैक्टर गलती से भी दिखने लगे, तो समझो वो पॉपुलेशन कैसी होगी, उसमें एवोल्यूशन हो रहा होगा। क्या ये पहले बताओ, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल किसके लिए वैलिड है? लार्ज पॉपुलेशन की स्मॉल? रैंडम मैटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? अच्छा ये भी बताओ कि ये 5 फैक्टर एब्सेंट है, तब ये नियम लागू होगा कि जब 5 फैक्टर प्रेजेंट है तब ये नियम लागू होगा? एब्सेंट होगा, मतलब इवॉल्विंग पॉपुलेशन के लिए कि नॉन इवॉल्विंग के लिए? नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन के लिए। तभी तो आप किसी चीज को कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा आपने बोला कि सर ऐसा है कि ये बताओ कि गाड़ी कितने किलोमीटर चली है, और गाड़ी रुकी नहीं है, चल रही है, हम कैसे बता पाएंगे? मीटर रीडिंग आगे भाग रही है, बोलो। इसके लिए गाड़ी खड़ी होनी चाहिए। इसी तरह आप तब तक किसी भी आबादी की फ्रीक्वेंसी नहीं निकाल सकते जब तक कि वो आबादी में चेंज ना हो, चेंज ना हो, ठीक है ना। तो देखो यहां चेंज नहीं हो रहा है, यानी ये इवॉल्व नहीं कर रही है, तभी हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल के रूल लगा सकते हो।
अदरवाइज अगर किसी भी पॉपुलेशन में ये 5 फैक्टर हैं तो वहां हार्डी विनबर्ग का रूल फेल हो जाएगा और वहां पर क्या हो रहा होगा, इवोल्यूशन हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, हो रहा होगा। ध्यान देना, मैं बातें दो क्लियर बता के जा रहा हूं। हार्डी विनबर्ग का नियम तभी अप्लाई होगा जब इवॉल्व ना हो, जिसमें इवोल्यूशन ना हो। कैसे पहचानोगे कि इवोल्यूशन नहीं हो रहा है? 5 फैक्टर, मिस मैरी डू नॉट रिप्लाई, मिस मैरी डू नॉट रिप्लाई वाला नियम लागू हो तो आप समझ जाना कि उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। अगर चेंज नहीं हो रहा है तो वो पॉपुलेशन इवॉल्व नहीं कर रही है, तब ये नियम लागू होगा। अब क्वेश्चन यहां से कैसे आएगा? हार्डी विनबर्ग के नियम के लिए क्या क्या शर्तें जरूरी है? पहला, लार्ज होनी चाहिए कि स्मॉल? लार्ज होनी चाहिए। दूसरा, रेंडम मेटिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अलाउ होनी चाहिए। तीसरा बताओ, नेचुरल सिलेक्शन होना चाहिए? नहीं। रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट और जीन माइग्रेशन नहीं होना चाहिए। तब आप निकाल सकते हो फ्रीक्वेंसी। किसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो? किसी भी पॉपुलेशन में कितने कैपिटल वाले एलील हैं यानी डोमिनेंट वाले, कितने स्मॉल वाले एलील हैं, ये देखो ये वाले एलील निकाल सकते हो, ये इसकी मात्रा निकाल सकते हो, इनके नंबर निकाल सकते हो। केवल किसी एलील, इस एलील की फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, इस एलील की फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। मेरी बात आप समझो। किसी भी आबादी में, मान लो हमारी आबादी है, हमारी आबादी में कितने लोग डोमिनेंट, कितने लोगों के पास डोमिनेंट जीन है, कितने लोगों के पास दोनों रिसेसिव जीन है, कितने लोगों के पास हेटेरोजाइगस जीन है, कितने लोगों के पास ऐसे केवल कितने के गैमेट में ये वाला है, कितने के गैमेट में ये वाला है, ये निकाल सकते हैं हम लोग। हमारी आबादी में मैं पूछूं कि मेरे पास हाइट का जीन ऐसा वाला है, मान लो ऐसा वाला है, इनके पास भी ऐसा वाला है। अब कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास स्मॉल ए वाला है, कितने लोग ऐसे होंगे जिनके पास ऐसा होगा, होगा कि नहीं होगा? इसके अलावा कोई और संभावना है क्या? नहीं। तो आप अपनी किसी भी आबादी के लिए ये फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी को हमने पी मान लिया। बताओ, डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी और रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी क्यू। बताइए, डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी किस लेटर से दिखाई जाएगी और रिसेसिव की किस लेटर से? क्यू। और इसको निकालने के लिए हमको निकालना पड़ेगा पी स्क्वायर, इसको निकालने के लिए हमको निकालना पड़ेगा क्यू स्क्वायर, इसको निकालने के लिए हमको निकालना पड़ेगा 2pq। समझ में आई बात? क्लियर? जैसे हम आपको एक क्वेश्चन से कराते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या कहना चाहते हैं। एक आबादी है, उसमें दिया होगा, एक आबादी है, उसमें डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी ये देगा आपको। डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी 0.4 है। तो इस पॉपुलेशन में कितने लोगों के पास हेटेरोजाइगस, कितने? तो इस पॉपुलेशन में कितने लोग हेटेरोजाइगस हैं? अच्छा, अब हेटेरोजाइगस कैसे निकालते थे? जरा ऊपर देखो, जरा चेक करके। हेटेरोजाइगस निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? 2pq। बोलो, 2pq निकालना पड़ेगा ना। अब देखो, पहले तो q कैसे आएगा, इन्होंने बताया, इनके दो नियम बता देते हैं। इनके दो नियम पहले सुन लो, अभी नियम मैंने बताया नहीं। पहला नियम, p प्लस क्यू 1 का योग 1 आना चाहिए, क्योंकि आबादी कांस्टेंट है, आबादी की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, तो डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट यानी 1 आनी चाहिए। और इन्होंने कहा अगर जीन एलील की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो उसमें जो जीन की फ्रीक्वेंसी या इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी वो भी कांस्टेंट होनी चाहिए। वो कैसे निकलती है? इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करने पर वही आ जाएगा, एक का स्क्वायर एक। इसको फैक्टोरियल करो, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1। अच्छा, अब आपको ये लगा के ये निकाल लेना है। कैसे? देखो, हमारे पास दिया क्या है, डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी दी है, मतलब p दिया है कि q दिया है? p दिया है, तो हमने यहां लिख लिया p बराबर 0.4। अब q कैसे निकलेगा देख के बताओ, फार्मूला कोई अप्लाई होगा? पहला वाला अप्लाई कर लो, p प्लस क्यू बराबर 1, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 0.6। बताओ, इसकी वैल्यू 0.4, ये एक, तो उधर ले जाओगे तो माइनस में जाएगा, माइनस में गया तो 0.6 आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया? अब आपको चाहिए क्या? आपको पूछा है हेटेरोजाइगस निकालना है, मतलब आपको ये निकालना है। ये निकालने के लिए आपको चाहिए 2 इंटू पी इंटू क्यू,
तो निकाल लो, आपके पास 2p पता है 0.4, q पता लग गया 0.6, कितना आ जाएगा 0.48, 0.48 आ जाएगा। लेकिन अब बताओ 0.48, ये तो फ्रीक्वेंसी आई है 0.48, ये तो एक में इतना है ना, एक में इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 0.48। लेकिन आपको कोई व्यक्ति, कितने लोग पूछा है, लोग 0.8 में हो ही नहीं सकते, तो ऐसे निकालो ना, चूंकि एक में 0.48 तो 100 में 48, आंसर आ गया 48 लोग। समझ में आई बात? 48 लोग आ जाएंगे। इस आबादी में कितने लोग ऐसी फ्रीक्वेंसी वाले हैं? 48 लोग। सही है कि नहीं? अच्छा, अगर आपसे पूछता कितने लोग होमोजाइगस डोमिनेंट हैं, तो क्या निकालते, जरा देख के बताओ। कितने लोग होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये निकालते, देखो ये निकालते पी स्क्वायर, बोलो। और इसी में पूछ लेता कितने लोग होमोजाइगस रिसेसिव है, क्यू स्क्वायर निकालते। बोलो सही है कि नहीं है? देखो जो पूछ रहा है वही निकालते। यहां पूछा है सर हेटेरोजाइगस बताओ, हमने बता दिया है। अगर हमसे पूछता है यहीं पे सेम क्वेश्चन में कितने लोग होमोजाइगस डोमिनेंट हैं, तो पी स्क्वायर निकालते। कितने लोग होमोजाइगस रिसेसिव है, क्यू स्क्वायर निकालते। एक बार फिर से क्लियर कर लो, ये किसकी फ्रीक्वेंसी है? डोमिनेंट एलील की, ये रिसेसिव एलील की। पी स्क्वायर क्या शो कर रहा है? कैपिटल ए यानी डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी। ये क्या शो कर रहा है? कैपिटल ए स्मॉल ए यानी हेटेरोजाइगस की फ्रीक्वेंसी। ये क्या शो कर रहा है? स्मॉल ए यानी कि रिसेसिव होमोजाइगस की फ्रीक्वेंसी। अब समझ में आई कुछ बात? हमने क्वेश्चन से समझा दिया पूरा नियम। अब पढ़ के देखिए, ये प्रिंसिपल कहता है कि एलील फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल। कहता है एलील की फ्रीक्वेंसी स्टेबल होती है, मतलब ये कह गया p प्लस क्यू बराबर 1 कह गया। कह रहा है कांस्टेंट होती है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। कहता है अगर एक है तो हमारी पीढ़ी में एक है, अगली पीढ़ी में भी एक होगी, उसकी अगली पीढ़ी में भी एक होगी, यानी p प्लस क्यू बराबर 1। कह रहा है जीन पूल और उनके एलील किसी भी पॉपुलेशन में कांस्टेंट रहने चाहिए। ये बात मैं बता चुका हूं, जीन पूल भी कॉमन था और पी स्क्वायर प्लस 2p क्यू प्लस क्यू स्क्वायर भी 1 आ रहा है, तो दोनों ही कांस्टेंट हैं। और कह रहा है मतलब जेनेटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहना चाहिए, इसको बोलते हैं जेनेटिक इक्विलिब्रियम। अगर ये वैल्यू 1 आ रही है तो मेंटेन है, अगर 1 से कम हो गई, 1 से बढ़ गई तो मेंटेन नहीं है। बताओ जेनेटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन का क्या मतलब समझा जाए दिमाग में? दोनों का सम 1 आना चाहिए, p प्लस क्यू शुड बी 1, या p स्क्वायर प्लस 2p क्यू प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1, ये हमेशा सेम आना चाहिए, याद रखिएगा। अब आगे द सम टोटल ऑफ एलिलिक फ्रीक्वेंसी इज 1। देखो कह रहा है जितने भी एलील की फ्रीक्वेंसी है p प्लस क्यू बराबर 1 आनी चाहिए। इंडिविजुअल, कह रहा है कोई इंडिविजुअल है, देखो इन्होंने वो बताया जो मैं बता चुका हूं। कह रहा है कोई इंडिविजुअल है, उसको हमने एक फ्रीक्वेंसी को दे दिया p, एक q। p किसको दिया जाता है? डोमिनेंट को। देखो लिखा है p एंड q रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ये और ये किसके लिए? इसके लिए। ये किसके लिए? रिसेसिव के लिए। अच्छा कह रहा है अगर आपको कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी तो आप किससे निकालोगे? हाँ, अगर कह रहा है कि अब कह रहा है कहां गया, हाँ आपने निकाला पी स्क्वायर, और देखो हाँ अगर आपको निकालना है स्मॉल ए की तो क्या निकालोगे? क्यू स्क्वायर। और हेटेरोजाइगस की निकालना है 2p क्यू निकालोगे, तो फार्मूला क्या निकल के आया? p स्क्वायर प्लस 2p क्यू प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1। दो ही फार्मूले हैं, p प्लस क्यू बराबर 1 और p स्क्वायर प्लस 2p क्यू प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1। और कहता है ये कुछ और नहीं है, ये बाइनोमियल थ्योरी आपने पढ़ी होगी, उसी का फार्मूला है। व्हेन फ्रीक्वेंसी मेजर्ड, जब फ्रीक्वेंसी को पता करना होता है तो हम ये वैल्यूज रख के निकाल सकते हैं, हम ये वैल्यूज रख के निकाल सकते हैं। कह रहा अगर ये डिस्टर्ब, अगर किसी की इक्विलिब्रियम में डिस्टरबेंस आता है, मतलब वैल्यू 1 से कम या 1 से ज्यादा हो जाए, तो समझ लेना कि हार्डी विनबर्ग रूल नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, यानी बदल गया। हार्डी विनबर्ग रूल केवल किस पर लगता है? इक्विलिब्रियम पर। कह रहा है अगर कहीं भी ये रूल ना लगे, समझ लेना कि जीन की फ्रीक्वेंसी बदल रही है। इसका मतलब वो पॉपुलेशन कैसी होगी? इवोल्यूशन वाली कि नॉन इवोल्यूशन वाली? अगर हार्डी विनबर्ग का नियम ना लगे, यानी कि दो सबका सम 1 ना आए,
जैसे आपको क्वेश्चन में दे देगा एक पॉपुलेशन है, उसमें इतने परसेंट इतनी फ्रीक्वेंसी, मान लो हम दे रहे हैं क्वेश्चन, डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी 0.7 है, रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी 0.4 है, अब दोनों को जोड़ो कितना आ रहा है 1.1। अब बताओ एक से ऊपर चली गई कि नहीं चली गई? तो ये पॉपुलेशन कैसी है, इवॉल्विंग की नॉन इवॉल्विंग, इवॉल्विंग की नॉन इवॉल्विंग? तो याद रखना ये इवॉल्विंग हो गई। और अगर हम ऐसे बोले एक की फ्रीक्वेंसी 0.6 एक की फ्रीक्वेंसी 0.4, बताओ अब बताओ, हाँ 1 आया ना दोनों का सम, तो ये नॉन इवॉल्विंग है। देखो हार्डी विनबर्ग के लिए 5 चीजें नहीं होनी चाहिए, कौन सी 5 चीजें दे रहा है, वही मिस मैरी डू नॉट रिप्लाई। देखो मिस मैरी डू नॉट रिप्लाई, बोलो पांचों फैक्टर एब्सेंट होने चाहिए। अगर ये 5 फैक्टर अगर एब्सेंट है तो समझ लेना हार्डी विनबर्ग लगेगा, अगर नहीं है तो हार्डी विनबर्ग, अगर नहीं है तो हार्डी विनबर्ग लगेगा, और अगर है तो हार्डी विनबर्ग रूल नहीं लगेगा, याद रखना। जब माइग्रेशन होता है, अब एक एक बात को, माइग्रेशन क्या होता है, कहता है इस जैसे इस पॉपुलेशन से इस जगह से 4 बच्चे उठ के किसी काम से चले गए, तो अब बताओ यहां पे जीन में माइग्रेशन हुआ कि नहीं हुआ? 4 लोगों का जीन घट गया कि बढ़ गया? घट गया ना। और मान लो 4 बच्चे बाहर से 5 बच्चे एक्स्ट्रा आ गए तो बढ़ गया। 100 लोग बैठे हैं मान लो, 4 बच्चे किसी काम से चले गए, तो बताओ कितने 96 रह गए ना, तो फ्रीक्वेंसी बदल गई कि नहीं बदल गई? अच्छा इसको बोलते हैं आई माइग्रेशन, क्योंकि वो चले गए इसलिए आई माइग्रेशन। अच्छा अब फिर से मान लो 100 बच्चे थे, अगले डे 5 एक्स्ट्रा आ गए, अब बताओ 105 हो गए, तो जीन फ्रीक्वेंसी बदल गई कि नहीं बदल गई? बदल गई। इसी को बोलते हैं जीन माइग्रेशन। देखो लिखा है व्हेन माइग्रेशन ऑफ ए सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन टू अनदर प्लेस, यानी कुछ लोग किसी और जगह चले जाए या कहीं और से आ जाएं, तो जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। कहां पे? ओरिजिनल पॉपुलेशन में भी और न्यू में भी। जैसे मान लो यहां से 4 बच्चे निकले और कोई और क्लास में चले गए, है ना, तो बताओ हमारी क्लास की तो फ्रीक्वेंसी चेंज हुई हुई, उनकी क्लास की भी तो फ्रीक्वेंसी चेंज हुई, हमारे में कमी आई उनके में अधिकता हो गई, या वहां से क्लास छोड़ के हमारी क्लास ज्वाइन करने आए, तो आप खुद बताओ उनकी क्लास में कम हुआ और हमारी फ्रीक्वेंसी में बढ़ोतरी हुई, हुई कि नहीं हुई? तो इसीलिए बोल रहे हैं दोनों जगह पे चेंज आएगा, ओरिजिनल जगह पे भी और नई पॉपुलेशन में भी। लिखा है कभी कभी, कई बारी ऐसा होता है, कभी कभी नई पॉपुलेशन में ऐसा कई बारी होता है, लॉस होके चली जाती है ओल्ड पॉपुलेशन में, यानी ई माइग्रेशन आई माइग्रेशन। जीन फ्लो क्या बोलते हैं? देखो जब ऐसा कई बार हो, दिन में मान लो 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तीनों लेक्चर तक, तीनों लेक्चर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, पता लगा दिन में 4 बच्चे केमिस्ट्री में निकले और फिर 4 निकले और उसके बाद फिर बायोलॉजी में 6 आ गए, फिर 6 बायोलॉजी से निकल के फिजिक्स में 2 आ गए। अब ये देखो ये क्या हो रहा है, मल्टीपल टाइम हुआ कि नहीं चेंज? अगर किसी पॉपुलेशन में मैनी टाइम्स से माइग्रेशन हो जाए तो इसे जीन फ्लो कहते हैं। ये देखो जीन फ्लो इज द जीन माइग्रेशन व्हिच हैपेंस मल्टीपल टाइम। बताइए अगर एक ही पॉपुलेशन में कई बार आना जाना लगा रहे लोगों का तो इसे क्या बोलते हैं? जीन फ्लो, इसे बोलते हैं जीन फ्लो। अब क्या बोला, अगर यही चेंज, अगर जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज बाई चांस हो जाए उसे जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। जैसे भूकंप आ गया और कई लोग भारत के मर गए और या अदर कंट्री के मर गए, तो कमी हुई क्या दिखता, लेकिन ये कैसे हुई? बाई चांस की, आप जानबूझकर, तो इसे बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब होता है अचानक से होने वाला चेंज। देखो अगर मान लो कहीं बाढ़ आ जाए, लोग बह जाए, घर भर बह जाए, बह जाते हैं अक्सर, है ना, अक्सर बह जाते हैं, तो बताओ वहां पे क्या होगा? जेनेटिक ड्रिफ्ट वर्ड यूज करेंगे कि माइग्रेशन वर्ड यूज करेंगे? जेनेटिक ड्रिफ्ट। Sometime the change in allele frequency is so different, new sample population, that they becomes a differ species। कहते हैं कभी कभी क्या होता है, इतना बड़ा चेंज आता है कि पूरी पॉपुलेशन ही डिफर दिखती है। कैसे? कुछ लोग भारत से चले गए जॉब करने अमेरिका, कुछ लोग वो वहीं पे उनको सिटीजनशिप मिल गई, वहीं पे उन्होंने मैरिज कर ली अमेरिकन लड़की से, वहीं पे उनकी आबादी बढ़ गई। अब वो जो बच्चे होंगे वो कैसे होंगे? इंडियन होंगे प्योर, कि अमेरिकन होंगे, कि इंडो अमेरिकन होंगे? इंडो अमेरिकन होंगे। अच्छा अब उनके बच्चों की मैरिज हुई, कई जनरेशन पीढ़ी दर पीढ़ी 15-20 पीढ़ियों के बाद वहां पे एक नई तरह की प्रजाति बन जाएगी, जो ना तो प्योर इंडियन होगी ना प्योर अमेरिकन होगी, वो इंडो अमेरिकन होगी। आप बताओ यहाँ के लोग वहां जाके फाउंडर बन गए उस नई आबादी के लिए, उस नई आबादी के लिए वहां के लोग फाउंडर बन गए।
ठीक है, देखो लिखा है द ओरिजिनल ड्रिफ्टिंग पॉपुलेशन बिकम्स फाउंडर एंड द इफेक्ट इज नोन एज फाउंडर इफेक्ट। बताओ कौन फाउंडर बना? भारतीय फाउंडर बन गए कि नहीं? वहां पे उनको सिटीजनशिप मिली ना, तो वो लोग फाउंडर बन गए वहां के, और वहीं पे उनकी आबादी बढ़ने लगी, उनके बच्चे एक नई आबादी के रूप में दिखेंगे, ना प्योर इंडियन दिखेंगे ना प्योर अमेरिकन दिखेंगे, इंडो अमेरिकन लुक होगा उनका, और वो होते हैं वो एक नई प्रजाति बनाएंगे। इस इफेक्ट को बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। और जो पहला व्यक्ति गया होगा अमेरिका में, जिसने पहला जनरेशन किया होगा, पहली बार मैरिज की उस खानदान के लिए, जो फाउंडर बना, वो फाउंडर, इस इफेक्ट को फाउंडर इफेक्ट, और उस व्यक्ति को फाउंडर बोलेंगे। समझ में आ गई बात? बताओ हार्डी विनबर्ग का रूल किसके लिए, किस पर लागू होता है? लार्ज पॉपुलेशन की स्मॉल? लार्ज पॉपुलेशन। रैंडम मेटिंग हो कि ना हो? 5 फैक्टर एब्सेंट होने चाहिए कि प्रेजेंट? जीन फ्रीक्वेंसी का सम 1 आना चाहिए कि कम ज्यादा आना चाहिए? P प्लस क्यू बराबर और P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर बराबर। अच्छा, अगर एलील की फ्रीक्वेंसी बोलेंगे तो P प्लस क्यू वाला नियम लगाना, और अगर किसी इंडिविजुअल की, हमारी या आपकी पूछी जाए, तो P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ वाला फार्मूला लगाना। समझ में आई बात? क्लियर है? जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, देखो आपको भी समझ में आ जाएगा। एक पॉपुलेशन में 1000 की पॉपुलेशन में, 1000 मैंने क्या भी दिया कि टोटल नंबर है 1000, 1000 की पॉपुलेशन में 480 लोग डोमिनेंट एलील वाले हैं। 480 लोग डोमिनेंट एलील वाले, मतलब क्या दिया पहले ये बता दो। बताओ 480 लोग बोल रहे हैं लोग, और लोगों के लिए अप्लाई होता है P नहीं, P स्क्वायर। तो यानी दिया है ये, और ये दिया है, इसकी वैल्यू ये, यानी दिया है P स्क्वायर। अब मैं जानना चाहता हूं P की वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू क्या है, अब मैं ये जानना चाहता हूं, निकाल लो इसको। 480 कितने में से? 1000 में से, तो ये 0 से 0 गया, और इसको 0.48 बोल सकते हैं ना, 0.48, तो P स्क्वायर आया 0.48, तो P कितना आएगा? अंडर रूट करेंगे, कुछ ऐसी वैल्यू ले लें जो आसान हो जाए। देखो 160 कर लो, अब 160 करोगे तो आसान हो जाएगा ना, तो आपको समझाने में हमें आसानी हो जाएगी। ये 0 से 0 कट गया, 0.16 आया P स्क्वायर, तो P कितना आएगा इसका? अंडर रूट 0.16 का अंडर रूट कितना होता है? 0.4 आता है, 0.4 P आ गया, तो P की वैल्यू 0.4, तो Q की वैल्यू 0.6 आ गया। देखो अब उल्टा क्वेश्चन दिया था, जब इंडिविजुअल का दिया जाए तो P स्क्वायर होगा, या तो Q स्क्वायर होगा, या 2PQ। ऐसे मैं बोलूं 1000 की पॉपुलेशन में 360 लोग हेट्रोजाइगस हैं, तो क्या दिया? जल्दी से बताओ। 2PQ दिया है, 2PQ दिया था, 2PQ दिया था, तभी तो हेट्रोजाइगस को कैपिटल ए स्मॉल ए लिखेंगे। ठीक है, 2PQ दिया था। अब 2PQ की वैल्यू दी है, अब आपसे कुछ पूछ लेगा, निकाल लो। हार्डी विनबर्ग रूल में माइग्रेशन क्या होता है? अगर किसी पॉपुलेशन में कोई आ जाए चल के, तो इसे क्या बोलेंगे? ई माइग्रेशन या आई माइग्रेशन? अगर चल के अंदर आया तो हाँ इमिग्रेशन, या आई माइग्रेशन बोलिए। अगर कोई बाहर चला गया यहां से, तो अगर ऐसा मल्टीपल टाइम हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? तो जीन फ्लो। फिर से सुनो क्या बोला, कोई यहां से बाहर गया, अरे ई माइग्रेशन, ई मतलब बाहर और आई मतलब अंदर। अच्छा, ऐसा कई बार दिन में हो जाए तो जीन फ्लो। अगर कोई कहीं बाहर कंट्री में चला गया, वहीं सेट हो गया, वहां का फाउंडर बन गया, और वहीं पर उसकी आबादी बढ़ने लगी, इस इफेक्ट का नाम फाउंडर इफेक्ट। इस इफेक्ट का नाम फाउंडर इफेक्ट। अगर किसी प्राकृतिक आपदा के कारण अचानक से हमारी जीन की फ्रीक्वेंसी में बदलाव आ जाए, तो इसे ड्रिफ्ट, तो इसे क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट, तो इसे ड्रिफ्ट कहते हैं। अगर किसी आबादी में अचानक से बदलाव आ गया, तो इसे बोलते हैं ड्रिफ्ट। देखो ये 3 फिगर जरूर आते हैं एग्जाम्स में, मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो ये फिगर कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये ओरिजिनल फिगर है, इस फिगर को पहले समझ लो।
इसका ये कोना लार्ज आबादी को दिखा रहा है। लार्ज, मान लो जिसकी हाइट ज्यादा है, जिसकी हाइट ज्यादा है संसार में, वो इस कोने को दिखा रहा है। जिसकी हाइट बहुत कम है, ड्वार्फ लोगों को ये दिखा रहा है। ये टॉल लोगों को दिखा रहा है, ये ड्वार्फ लोगों को दिखा रहा है। और ये उन लोगों को दिखा रहा है, ये पूरा एरिया उन लोगों को दिखा रहा है जो जिनकी हाइट एवरेज है, जिसमें हम आप सब आ जाते हैं। बताइए कितने लोग ऐसे हैं जिनकी 6 फुट से ज्यादा हाइट है? बहुत कम। कितने लोग ऐसे हैं जिनकी 4 फुट से कम हाइट है? बहुत कम। तो ज्यादातर लोगों की हाइट जो है 4 से 6 के बीच में है। तो ये पीक सबसे ऊंचा उन्हीं का मिलेगा, उन्हीं का पीक सबसे ऊंचा मिलेगा। देखो इन्हीं का नेचुरल सिलेक्शन सबसे ज्यादा हो रहा है। ऐसा पहले ओरिजिनल था। अब जरा सोचो, मान लो इवोल्यूशन हुआ और इवोल्यूशन के दौरान मान लो कि ये इनको और सेलेक्ट किया गया, इसको और सेलेक्ट कर लिया गया। किसको? मीडियम साइज वालों को। तो इनकी जनसंख्या बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी कि घटेगी? इनकी जनसंख्या बढ़ेगी। जरा इसको और इसको कंपेयर करो, इसको और इसको कंपेयर करो। हमने मान लिया नेचर पहले इनको सेलेक्ट, ये लार्ज वाली पॉपुलेशन को शो कर रहा है जिनकी हाइट 6 फीट से ज्यादा है। ये स्मॉल हाइट को शो कर रहा है जिनकी हाइट 4 फीट से कम है। ये 4 से 6 वाले को शो कर रहा है जिसमें हम सब आ जाते हैं। दुनिया में ज्यादातर लोग 4 से 6 हाइट वाले के ही हैं, है ना? तो ये इसीलिए इसका पीक सबसे ऊपर दिया है। अब जरा सोचो नेचर ने क्या किया, इनको सेलेक्ट करना कम कर दिया, इसको नहीं कर, नेचर ने इनको सेलेक्ट करना कम कर दिया, तो इनकी जनसंख्या कम होगी। और इसको और ज्यादा सेलेक्ट करने चालू कर दिया तो इनकी जनसंख्या, ठीक है, इनको भी कम सेलेक्ट करना चालू कर दिया तो इनकी जनसंख्या घटेगी। अब जरा देख लो, ध्यान देना, ये देखो, ये देखो ग्राफ देखो, कंपेयर करो, पहले से छोटा हो गया है ना? इनकी भी देखो पहले से छोटा हो गया। और जरा ये एरिया चेक करो, ये एरिया और ऊंचा चला गया और शार्प हो गया। देखो इसकी शार्पनेस देखना, देख थोड़ा मैं ऐसे कर रहा हूं, और इसकी शार्पनेस देखो, बताओ कौन ज्यादा नुकीला है? ये वाला लिखा है पीक गेट हायर एंड नैरोअर, यानी जितना नुकीला हो गया इसका मतलब उतना ऊपर भी चला गया। इसको बोलते हैं स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन। अगर नेचर औसत वैल्यू वालों को चुने तो उसको बोलते हैं स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन। नीट में क्वेश्चन आया था कि 1 किलोग्राम से लेकर के 2 किलोग्राम वाले बच्चे 50 हैं, 4 किलोग्राम वाले से लेकर के 5 किलोग्राम वाले 75 हैं, और जो 2 किलोग्राम से लेकर के 4 किलोग्राम वाले बच्चे 1000। तो यानी सबसे जिनकी हाइट, जिनका वेट बहुत कम है वो भी बहुत कम थे, 50 थे। जिनका वेट बहुत ज्यादा है वो 75 थे, और जिनका वेट एवरेज है वो 1000 है। तो बताओ, यानी नेचर ने इसको नहीं चुना, नेचर ने इसको भी नहीं चुना, किसको चुना? 1000 वाले को। तो पीक कैसा आएगा? स्टेबलाइजिंग वाला कि डायरेक्शनल वाला कि डिस्ट्रक्टिव वाला? स्टेबलाइजिंग वाला। अब समझ गए क्वेश्चन? अब जरा समझो, पहला वाले को बोलते हैं स्टेबलाइजिंग। अगर पीक ऊपर चला जाए और ये दोनों छोटे हो जाएं तो उसको बोलते हैं स्टेबलाइजिंग। अब जरा ये समझो ये कब आएगा? अब नेचर ने, मान लो, संभावनाएं तो कुछ भी हो सकती है ना। नेचुरल सिलेक्शन कैसी प्रोसेस है? गारंटी वाली कि लक बाय चांस? लक बाय चांस, ठीक। म्यूटेशन की लक बाय चांस होता है। अब देखो है क्या, नेचर ने अब क्या किया, ये फिर से मान लेते हैं लार्ज, इधर मान लेते हैं स्मॉल, इधर एवरेज हाइट वाले, ये एवरेज हाइट वाले, ठीक। अब नेचर ने मान लो इसको सेलेक्ट किया, ना तो इसको सेलेक्ट कर रहा है ना इसको सेलेक्ट कर रहा है। नेचर केवल एक कोने को सेलेक्ट कर रहा है, या तो इसको कर ले या तो इसको कर ले। एनसीईआरटी ने इसको माना है तभी उधर जा रहा है, अगर इसको सेलेक्ट करेगा तो इधर आएगा। देखो किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। अब जरा देखो, जरा सोचो, इसकी संख्या कम, ये बहुत कम हो गया, देखो इसकी संख्या बढ़ गई, ये देखो बढ़ गई, ठीक है ना। और ये पीक देखो कहां पहुंच गया, नीचे आ गया कि ऊपर आ गया? नीचे आ गया। और इसकी जो मीन वैल्यू थी, मान लो ये 5 पे बैठा था, ये 3 पे बैठा था, ये 7 पे बैठा था, तो इसकी मीन वैल्यू ये 7 पे आ गया, ये 9 पे चला गया, बताओ। और ये आ गया आपका 1 पे। देखो मीन वैल्यू चेंज हो गई कि नहीं हो गई? उस तरफ पीक शिफ्ट हो गया कि नहीं हो गया? ये जो पीक था 5 से खिसक के कहां चला गया? 7 पे। ये देखो पीक शिफ्ट इन वन डायरेक्शन, इसीलिए इसका नाम पड़ गया डायरेक्शनल। क्या नाम पड़ गया? डायरेक्शनल। सुन लो पहले क्वेश्चन, डायरेक्ट आएगा। अगर नेचर एवरेज वालों को चुन रहा है तो स्टेबलाइजिंग, अगर नेचर किसी एक किनारे को चुन रहा है, चाहे लेफ्ट चाहे राइट वाला, तो डायरेक्शनल।
तो डायरेक्शनल। लेकिन ध्यान ये देना एग्जाम में, ग्राफ अगर इसको चुना गया तो एरो इधर लगेगा, अगर इसको चुना गया होता इसको तो एरो इधर आ जाता, तो ये 5 से 3 पे आ जाता, ये 5 से उधर गया तो 7 पे गया, इधर आता तो 3 पे। बोलो सही है? तो ये इधर एरो इधर बना होता, याद रखना। वैसे ऐसा बहुत रेयर चांस होगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूं, कभी कभी एग्जामिनर का मूड है क्या बदल जाए। ये और बोला गया ये आप कहां पे देख सकते हो, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? इसका बेस्ट एग्जांपल है क्या? याद करो, मिलेनाइज मोथ, पेपर्ड मोथ, है ना? पेपर्ड मोथ और मिलेनाइज मोथ। मान लो ग्रे कलर के मोथ थे, मान लो होते तो ग्रे वाले यहां होते हैं, इस वाले पीक पर वो ब्लैक वाले होते हैं, इस वाले पर व्हाइट वाले होते हैं। मान लो नेचर ने इसको चुना और इसको नहीं चुना, तो इसकी संख्या कम, इसकी संख्या कम, और ये इधर शिफ्ट हो गए। बोलो क्लियर है? तो इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म में ये वाला ग्राफ लागू होगा। अब आगे चलते हैं। अब मान लो नेचर ने इसको भी चुना, इसको भी चुना, इसको नहीं चुना। पहले क्या हो रहा था, ना इस किनारे को चुना ना इस किनारे को चुना, केवल बीच वाले को चुना, तो स्टेबलाइजिंग मिला। अब नेचर ने अगर किसी एक किनारे को चुना होता तो मिलता डायरेक्शनल। अब कह रहा नेचर ने बीच वालों को नहीं चुना, इस किनारे और इस किनारे को एक साथ चुन लिया, तो 2 नए पीक मिल गए। एक इस किनारे वाला, ये देखो ऊपर चला गया, एक इस किनारे वाला, ये ऊपर चला गया, ये ऊपर चला गया, 2 मिल गए। और ये वाला जो ऊपर था वो घुस गया नीचे, ये, तो 2 नए पीक मिल गए। इसको बोलते हैं डिस्ट्रप्टिव। डिस्ट्रप्टिव। तो बताओ पहला वाला क्या है, जल्दी देखो, पहला वाला क्या था, दूसरा वाला क्या था, तीसरा वाला क्या है? डिस्ट्रप्टिव। अच्छा, अगर आपसे ऐसे पूछे, वही क्वेश्चन बदल रहा हूं, 1 से 2 किलोग्राम वाले बच्चे 50, 4 से 5 किलोग्राम वाले बच्चे 75, और एवरेज वाले बच्चे 1000। लेकिन अब हॉस्पिटल में कुछ ऐसा सीन आया, ये बच्चे 500 पहुंच गए, ये बच्चे 700 पहुंच गए, और ये बच्चे बहुत कम हो गए। तो बताओ, एक ये पीक बढ़ गया, ये पीक ऊंचा हो जाएगा इन बच्चों का, जो 1 से 2 किलोग्राम वाले, नया पीक बना। और ये देखो जो 1000 थे वो कहीं बिल्कुल कम हो गए, वो नीचे आ जाएगा पीक। और ये देखो जिन बच्चे के वेट 4 से 5 केजी था, उनकी भी नंबर बढ़ रहे हैं, तो ये बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से ये ग्राफ मिल जाएंगे आपको, और ये लिखा भी है, देखो लिखा भी है, यही बात लिखी भी है। Microbial experiments show pre-existing advantage mutation select will result observation of new phenotype। मतलब जिनके अंदर म्यूटेशन होता है उनके अंदर नया लक्षण नजर आता है, और कब आता है? ओवर ए पीरियड, और यानी नई प्रजाति वही बनाएंगे। नेचुरल सिलेक्शन एक प्रोसेस है जो पीढ़ी दर पीढ़ी जाती है, वेरिएशन को ले जाती है, और वही सर्वाइव करते हैं, वही रिप्रोड्यूस करते हैं, वही ज्यादा से ज्यादा बच्चे बनाते हैं। और ठीक है, ये तो हो गया ना, हाँ हो गया था, पर वही बात रिपीट कर रहा है। कह रहा है अगर हम देखेंगे, हमारा मानना यह है कि चाहे म्यूटेशन से वेरिएशन आए या वेरिएशन रिकॉम्बिनेशन से आए, हमेशा गैमेट के थ्रू जाएगा, और इसका जीन फ्लो होगा, ड्रिफ्ट हो या किसी भी चीज से वेरिएशन आए, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी जीन की, एलील की फ्रीक्वेंसी भी फ्यूचर में चेंज होती जाएगी, और धीरे धीरे रिप्रोडक्टिव सक्सेसनेस बढ़ेगी, नेचुरल सिलेक्शन होता जाएगा। और इसलिए हम सब अपनी पॉपुलेशन में डिफरेंट नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमारा नेचुरल सिलेक्शन अलग तरीके से हुआ, आपका अलग, इनका अलग, इनका अलग, सबका अलग। नेचुरल सिलेक्शन कितने टाइप का हो सकता है? स्टेबलाइजिंग, ठीक है, कह रहा जब मीन वैल्यू को सिलेक्ट किया जाए, स्टेबलाइजिंग। डायरेक्शनल कब? जब किसी एक मीन को ना सिलेक्ट किया जाए, कह रहा है जब मीन को ना सिलेक्ट किया जाए तो। और डिस्ट्रक्टिव जब कह रहा है जब किनारे वालों को सिलेक्ट किया जाए, दोनों बीच वालों को छोड़ दिया जाए, तो इसको डिस्ट्रक्टिव बोलते हैं। और ये चीज मैंने अच्छे से समझा भी दिया है, यहां तक अपना इवोल्यूशन हो गया है, राइट। बाकी कल करेंगे, क्वेश्चंस भी कराएंगे।